आफ्टर ऑटोमेशन एंड एआई मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मेरे काम अपने आप चलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। If there was a personal mistake in that, I would like you to share that mistake because वो कोई और ना करे तो उसकी लाइफ बच जाएगी। अगर आप ये मेरी जर्नी सुनोगे तो मैं शायद मिस्टेक्स की पीएचडी कर रखी है मैंने। मेरे चाचा जी थे, ही वॉज इनटू एक्चुअली सीमेंट बिजनेस, सच अ मतलब बिग ह्यूज एम्पायर जो उन्होंने विद इन 3-4 ईयर्स खड़ा कर लिया था। एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड भी मैं अगर बनूंगा तो मैं अपने चाचा जी जैसा बनूंगा। भगवान की करनी देखो, 6 अगस्त ही डाइड इन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट। दैट वाज रियली It was like very this conversation and this accident. How far it was? 6th August and 27 June. Oh, it was 2 months away. तो मतलब आज भी वो that influences in me. आपको क्या लगता है एक बिजनेस जो है वो इनोवेटिव आइडियाज के लैक में ज़्यादा फील हो रहा है या ब्रोकन प्रोसेसेस में ज़्यादा फील हो रहा है? एनी टाइम ब्रोकन प्रोसेस। हमारा दिल उस टाइम धक धक कर रहा था, ठीक है ना। फिर भी हमने एक करेज बनाई हुई का यार प्रपोजल बनाते हैं, प्लॉट से बनवाते हैं। मेरे ख्याल हार्डली हमें 1 घंटा लगा डिस्कस करके प्रपोजल उसने बना के दे दिया। वो प्रपोजल जैसे ही मैंने क्लाइंट को भेजा, विद इन 3 मीटिंग्स वो डील क्लोज हुई। एंड इट वाज 3 times बिगर देन व्हाट आई कोटेड एनी टाइम इन द लाइफ। AI will eat jobs of inefficient people. Exactly. If you are an efficient person with AI and you take ownership of growth, you will never be replaced because उसके बिना तो कंपनी नहीं चलती है। One skill जो अगले 5 साल डोमिनेट करेगी, ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्योंकि आई बिलीव हमारी बहुत सारी जनता है जो कि फाउंडर्स हैं, बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। सो एक बहुत सिंपल सवाल है, पहले स्केल आया कि पहले सिस्टम आया? अभी ना रिसेंटली मैं किसी से मिला एंड इसने मुझे क्या बताया, ये सर सौरभ अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना तो उसे हलवाई की दुकान खुलवा दो। ये मेरे साथ प्रिंटिंग प्रेस में होता था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ना तो हलवाई की दुकान है ना प्रिंटिंग प्रेस है, प्रॉब्लम है सिस्टम का ना होना। अब मैं जब ये इंक्वायरी लेके सामने बैठता हूँ ना किसी के, तो सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन होता है, अभी आपका अपना सिस्टम दिखाओ कहाँ पर है, और वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। इस डेटा को लेट्स से हम डालते हैं Zoho One के सिस्टम में, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसमें इनवॉइसिंग, जिसमें अकाउंट सब कुछ इन्वॉल्व है। जी, आप एक Zoho एक्सपर्ट भी हो, तो आइडिया इज कि ये सारा डेटा है जो हर बिजनेस में है ऑलरेडी, बस वो एक सिस्टम में नहीं है। एग्जैक्टली। अब अगर वो सिस्टम में आ जाएगा तो वो कंसोलिडेटेड एक शीट बन सकती है उस डेटा की। बिल्कुल। अब वो डेटा पे AI हमारा काम करता है, उसे एनालाइज करके हेल्प करता है। AI is not the automation. AI is the analyzer. ये इंटेलिजेंस है, It's intelligence. हाँ, तो ठीक है, वो हमारी एज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस जिस चीज को हम करने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगा सकते हैं, उसने 3 मिनट में करके दे देनी। तो प्रोसेस बेसिकली कोई भी जो आपका एक काम है बिजनेस में, उसको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से स्टैंडर्डाइज करना एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को हम Zoho सिस्टम में डाल सकते हैं, जिससे कि वो ऑटोमेट हो जाएगा और आपका टाइम बहुत सारा सेव हो जाएगा। और जो भी आपके टास्क हैं, या तो टास्क है या लीड्स हैं बिजनेस की, वो खोएंगी नहीं। बिल्कुल, कुछ वो आपके सिस्टम में रहेंगी तो आपको याद रहेंगी। एग्जैक्टली यही मैजिक है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सक्सेस ग्रुप पॉडकास्ट सीजन 2 एपिसोड 10। हमने सोचा था हम 7 एपिसोड करेंगे, बट वी आर शूटिंग 10th एपिसोड टुडे, एंड दिस एपिसोड इज super special because this is the first person I think I connected when I moved to Tri-City and got that vibe of having a family in the city, in the business network. And then he started connecting me with a few more people and helped me understand the ecosystem of Chandigarh, कि चंडीगढ़ में क्या क्या है. Then once he invited me to IIM Punjab, and then I saw कि अच्छा यहाँ पे एक अच्छा सा co-working space भी है, which is led by a community-led understanding and ecosystem of growth. Vipinji comes from a traditional business background. He used to have a printing business long back, and then because of some personal and family struggles, he had to lose the business, stop it, restart his life journey after like 20 years of experience. Yeah, almost. Around 20 years, he had to restart his journey, and then he started something else, not another trading business, not another manufacturing business, but a business automation IT service company, which is called Digiva today. Okay, his son joined his company soon after college. His daughter is also now joining the company, okay, and she is working with our podcast as well. She's learning, she's 17. And I believe that entire segment of learning and growing is part of this man's DNA, right? So today we will talk to Bipinjit Singh ji, and we will understand how you can create that DNA, how you can automate your business, what are the things available in market where you need automation, where you don't need automation, and AI के चलते इस दुनिया में क्या क्या बदलने वाला है, किस किस स्टाफ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, किस एलिमेंट की, ह्यूमन एलिमेंट की आपको नीड नहीं होगी बिजनेस चलाने के लिए.
So Bipin ji works with smaller companies also, but he's also automating companies जहाँ पे 400 लोग हैं, 500 लोग हैं, and developing custom automation systems for them today using Claude and Claude Code. The man has experienced a lot of things in life, but yes, these past 4-5 years of growth, the mental segment, I can't change the way he changes himself, right? And the way he treats his family as part of his work and not keeping them separate. So we are going to talk a lot about everything. If you are a student, if you are an early stage founder, maybe a very successful founder who has never been into traditional business, this will be valuable for you because this is not only about the strategies and the hacks, this is about wisdom and experience. So I'm going to deliver next 90 minutes of experience for you in this podcast. And if you are a listener, we have got a lot of collaborations for you. I believe in adding value. So yesterday we collaborated with a co-working space company in the accelerator, and you will get a lot of discounts on the spaces. So you can find all the links in the description. You want to look smart like me and Bipinjit sir, we have collaborated with a brand called the Formal Club. The link is in the description. You want to get t-shirts printed for your company, we have a link in the description, and many more things like that. So this podcast is not just a podcast, it's a community, and we create more and more value for the community. So we are spending a lot of money delivering value to you. So Bipinji, welcome to this Expressive podcast finally. Thank you, Saurav. And it's been a pleasure talking to you always. Learning humility, politeness, and that patience of building with you, right? So today we are going to learn a lot about the journey, and I wanted this journey to be told to the world and to my audience. And today, before we start, I want to pray that this episode reach 1 million people at least in the country and outside. थैंक यू सो मच सौरभ. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू. अभी अभी आपने बताया भी दिस इज़ 30th अप्रैल, स्पेशल डे. यस्टरडे वाज योर बर्थडे, एंड आज का जो एपिसोड हम शूट कर रहे हैं, आपका फर्स्ट एपिसोड जो है वो 1 साल पहले यहाँ से रिलीज हुआ, 30th अप्रैल को रिलीज़ हुआ था. Yes. So congratulations for that. So we completed 1 year of the Successful podcast. So it's an achievement for us. And this is like 17th episode in a year. क्या बात है. Right? And we do it back to back. So Vipin ji, I think और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जनता का, ठीक है, हमारी चिट चैट में. आई वुड लाइक यू टू शेयर योर जर्नी अ बिट कि कहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी अच्छा चल रहा था लाइफ में, द प्रिंटिंग बिजनेस, एंड देन वो डाउनफॉल क्यों आया, कैसे आया. इफ़ देयर वाज अ पर्सनल मिस्टेक इन दैट, आई वुड लाइक यू टू शेयर दैट मिस्टेक बिकॉज वो कोई और ना करे तो उसकी लाइफ बच जाएगी. एंड देन हाउ यू थॉट ऑफ द बिजनेस ऑटोमेशन कंपनी एंड व्हाट वाज दैट जर्नी. डेफिनेटली. अगर आप ये मेरी जर्नी सुनोगे तो मैं शायद मिस्टेक्स की PhD कर रखी है मैंने. आई डिड लॉट ऑफ मिस्टेक्स. एनीवेज, ये जो मैं आई विल गो इवन बिफोर दैट, जहाँ से ये एक्चुअली ये एंटरप्रेन्योरशिप का या बिजनेस का कीड़ा मेरे से अंदर शुरू हुआ. सो माय फादर रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब घर में एज सच, बिकॉज ही यूज्ड टू लिव इन मोहाली, चंडीगढ़ मोहाली. तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल बिज़नेस का कोई एक्सपोजर नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था. देयर वाज नथिंग इन द फैमिली कॉल्ड बिजनेस. लेकिन मेरे पैटर्नल साइड पे दे वर बिजनेसमैन. मेरे चाचा जी थे. ही वॉज सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन, सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन. भी उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था मेरे लाइफ में. एंड मैं बचपन की बात कर रहा हूँ. आई वॉज इन द 10th क्लास. मुझे प्रिसाइजली याद है 27 जून को शाम को वो हमारे घर आए अराउंड 9:30-10 बजे जालंधर से. एंड ही डिस्कस्ड विद माय फादर भी. मेरा छोटा घर का नाम विपी है. भी विपी ने 10वीं कर लेनी हूँ ना, पंजाबी बोल सकता. हाँ बिल्कुल. भी विपी ने हुणे 10वीं कर लेनी है, तुसीं की सोचा इहनूं पढ़ाना है ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ. एंड ही सेड भी ही वाज इनटू एक्चुअली सीमेंट बिजनेस. सच मतलब बिग ह्यूज एम्पायर जो उन्होंने विद इन 3-4 ईयर्स खड़ा कर लिया था. एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड भी मैं अगर बनूंगा तो मैं अपने चाचा जी जैसा बनूंगा. तो उस 27 जून शाम को रात को तकरीबन 9-10 बजे ये सारी चीज़ें डिस्कस करके गए भी मैं एक सोच रहा हूँ भी अपना बिज़नेस एक्सटेंड कर लूँ मोहाली में. एंड आई वुड लाइक भी ये 10वीं के बाद चाहे पढ़ाई करता रहे लेकिन साथ के साथ बिज़नेस भी शुरू कर दे. एंड वीर जी आपको इसका साथ देना है. तो ये हमारी सारी बातें हुई, डिस्कस हुआ, एंड आई वाज हैप्पी. एंड भगवान की करनी देखो,
6th August he died in an accident, road accident. That was really. It was like very this conversation and this accident, how far it was? 6th August and 27 June. Oh. It was 2 months away. तो मतलब आज भी वो that influences in me. Anyways, अभी भी वो हर्ट करता है मुझे भी. वो लाइफ मेरी क्या होनी थी उस टाइम पे. सच अ सक्सेसफुल पर्सन, सच अ मतलब ये जो ट्रेड्स आपने अभी मेरे में गिनाए हैं ना, ह्यूमिलिटी एंड गिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स, ये सब उनमें थे. मतलब उनकी तो मैं स्टोरी जितनी मर्जी आप मेरे से 4 घंटे का पॉडकास्ट सिर्फ उन पे कर लोगे तो आई विल एक्सप्लेन, मतलब आई विल नॉट थकूंगा नहीं उनको एक्सप्लेन करते हुए. तो एनीवेज, तो ही डाइड एंड वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई. लेकिन उसके बाद मेरी स्टडी कंटिन्यू रही. स्टडी के दौरान व्हेन आई वाज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली साथ के साथ साइड में. तो मतलब कुछ ना कुछ अपने लिए स्ट्रगल शुरू कर लिया तरीका भी, कुछ किसी ना किसी तरीके काम भी करूँगा और साथ में पढ़ूँगा भी. लेकिन उस टाइम पे भी ना वो जो कीड़ा छोड़ गए थे ना मेरे अंदर भी, करनी है तो एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, बिज़नेस करना है, नहीं तो नहीं करना है. तो वो एक ऐसा चीज़ थी भी जहाँ पर मुझे जैसे ही फर्स्ट चांस मिला तो मैंने जॉब छोड़ी और मैंने एंटरप्रेन्योरशिप अपना ली. तो एक प्रिंटिंग प्रेस थी जो कि मतलब इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंटल भी मैं प्रिंटिंग प्रेस के बिज़नेस में आया. कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई मतलब मेरी कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं थी. लेकिन जैसे ही मैं उस एक्सपीरियंस में आया, जैसे ही मुझे फर्स्ट मौका मिला, तो हमने सोचा भी ओके लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस. प्रिंटिंग प्रेस किसी की बिक रही थी तो मैंने खरीद ली, इवन विद द बोरोड मनी. ओके. मतलब इवन अपना पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया, तो बोरोड मनी से शुरू कर लिया. तो वहाँ से फिर मिस्टेक्स की जर्नी ऐसी शुरू हुई वैसा नहीं, हज़ारों ही मिस्टेक्स. आपने कितने साल तक प्रिंटिंग बिजनेस किया? ऑलमोस्ट 20 years. 20 years ऑफ प्रिंटिंग बिजनेस. एंड ये बिजनेस कितना ग्रो हुआ? दिस वाज 1998 जहाँ पर मैंने शुरू किया, फिगर आउट करनी शुरू की, समझना शुरू किया. देन लकीली कह लो, या जहाँ पर मैं पहले फर्स्ट जॉब कर रहा था बिफोर प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ पर एक लिंक बन गया ऐसा, उन्होंने मुझे सोनी इंडिया से इंट्रोड्यूस करा दिया. ओके. तो विद इन फ्यू ईयर्स, कपल ऑफ ईयर्स, मेरे ख्याल 2000s, अर्ली 2000s में ही मुझे सोनी इंडिया का काम मिलना शुरू हो गया. एंड वहाँ से मेरी ग्रोथ जर्नी स्टार्ट होती है. वो बहुत ही उन्होंने सिखाया मेरे को. देयर वर फ्यू पीपल जिन्होंने एक्चुअली मेरे को काम करना सिखाया, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, कैसे डिलीवर करना है, क्या चीज़ें. तो वहाँ से फिर इट वाज नो लुकिंग बैक. मुझे आदित्य बिरला मिली, मुझे भारती रिटेल मिली, मुझे वर्लपूल मिली. अरे वाह. एंड मतलब जो ब्रांड आप बड़े बड़े ब्रांड आप सोच सकते हो, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में, रिटेल में, आई डिड प्रिंटिंग फॉर ऑल ऑफ देम. एंड ऐसा नहीं भी उनके छोटे छोटे काम आते थे. पैन पंजाब, सोनी इंडिया का पैन पंजाब, पैन हिमाचल मेरे पास होता था. आदित्य बिरला का पैन पंजाब मेरे पास होता था. तो ऐसे काम करते रहे. एनीवेज, टू कट स्टोरी शॉर्ट, जब ये चीज़ें ना एक बार तो चलनी शुरू हो गई, आई वॉज रियली इन्जॉइंग हार्ड वर्क. क्योंकि हार्ड वर्क वही बात है ना, वो डीएनए सारा शायद मेरे चाचा जी से आया मुझे, या मैंने उनको हार्ड वर्क करते देखा. तो आई नेवर गॉट टायर्ड ऑफ एनीथिंग भी, यार मैं तो थक गया हूँ. नहीं, मैं तो रात को 2 बजे भी काम कर रहा होता था, सुबह 4 बजे उठ के भी फिर काम कर रहा होता था. तो एंड इट वाज गोइंग लाइक दैट. उस टाइम पे कुछ हार्ड वर्क की वजह से कुछ मतलब बीमारियां भी शुरू हो गई, मतलब ओवर ईटिंग एंड ऑल दैट, एंड कुछ बीपी भी लग गया उस टाइम पे एक ना. लेकिन फिर भी लाइफ का मज़ा नहीं आ रहा था. अच्छा. लाइफ का मज़ा ऐसे नहीं आ रहा था भी मैं वहाँ पर अपना कोई विजन इस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहा था. इतने अच्छे अच्छे मेरे पास कंपनीज़ आ रही हैं, इतने अच्छे अच्छे लोगों का काम कर रहा हूँ, बट अपने आप को एक सैंडविच समझ रहा था भाई. यहाँ पर सप्लायर से मैंने सामान खरीदना है, वहाँ सर मैंने सप्लायर को, वहाँ पर मैंने कंपनी को डिलीवर करना है, वहाँ से पेमेंट लेनी है, इधर दे देनी है. तो आई वॉज जस्ट अ सैंडविच भी. वहाँ पर वो मुझे प्रेशराइज़ कर रहा है, वहाँ पर वो मुझे प्रेशराइज़ कर रहा है. कंपनी कह रही है मुझे तो आज ही प्रिंटिंग चाहिए, चाहे जितना मर्जी बड़ा ऑर्डर हो, और सप्लायर कह रहा है भी मुझे तो आज ही पेमेंट चाहिए, चाहे आपके पास पैसे है या चाहे नहीं है. तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो लाइफ का मज़ा नहीं आ रहा था. 2008-9 से
मुझे ये लगना शुरू हो गया अभी ये जो प्रिंटिंग का काम मैं कर रहा हूँ ना, ये डिक्लाइन होगा कभी ना कभी. ओके. एंड इट वाज ऑल माई माइंड सेट. ऐसा नहीं है अभी प्रिंटिंग खत्म हो गई है, प्रिंटिंग आज भी चल रही तो है. आज भी चल रही है. तो लेकिन मेरा माइंड सेट शिफ्ट हो रहा था. सो ये कह सकते हैं कि 8-10 साल ये काम करने के बाद यू आर नॉट गेटिंग दैट किक, दैट एक्साइटमेंट अगेन टू डू द सेम थिंग. एग्जैक्ट. क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम कर लिया, बिल्कुल पैसा भी कमा लिया, बिल्कुल लाइफ कंफर्टेबल चल रही है. बिल्कुल. तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला कीड़ा था वो दोबारा जाग गया कि भाई ये नहीं हो रहा अभी. हाँ, तो कुछ ना उस टाइम पे वो एक मूवी भी थी तारे ज़मीन पर. हाँ. जहाँ पर उसने कहा अभी लाइफ में कभी ना कभी, और भी 2-3 मूवीज़ आई थी जहाँ से मतलब एक ना स्टार्ट हो गया अभी लाइफ में जो तुम करना चाहते हो ना वो तुम करो, क्योंकि नहीं तो रिग्रेट करते रह जाओगे. तो देयर वर मैनी फैक्टर्स, कोई एक फैक्टर नहीं था. कुछ उस टाइम पे मुझे कुछ ट्रेनिंग्स का करने का मौका मिला. स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वहाँ पर मेरी आंखें खुली. मुझे कुछ बुक्स पढ़ने का शौक़ पड़ गया. वहाँ से मेरी आंखें खुलनी शुरू हुई. कौन सी बुक्स थी ये शुरू की? 1-2 बुक्स अगर आप बता पाओ तो. बुक्स थी एक तो वो रिच डैड पुअर डैड, एवरीबॉडी इज फर्स्ट बुक है ना, हु मूव्ड माय जीज. ऐसी छोटी छोटी बुक्स थी जो कि मैंने टू स्टार्ट विद पढ़ी. तो वहाँ से एक जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई जब मेरा माइंडसेट जो है ना वो उस टाइम तक पूरा नेगेटिव हो चुका था. जब ये चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू हुई नेगेटिव रिगार्डिंग द बिजनेस. ठीक है. वो नेगेटिव माइंडसेट मुझे ऐसा था भी मैंने एक दिन प्रिंटिंग छोड़नी है और मैंने आईटी में जाना है, बिकॉज आईटी यूज्ड टू फैसिनेट मी. भी मैं लेबर वाले काम नहीं करूँगा जहाँ पर लेबर इन्वॉल्व होगी. आई विल डू वाइट कॉलर जॉब. ठीक है. भी कुछ ऐसा करूँगा जहाँ. सो इट वाज अ न्यू एम्बिशन, राइट? अभी एक नया एम्बिशन आ गया है. 10 साल हमने काम कर लिया. बिल्कुल. नाउ आई हैव अ न्यू ड्रीम टू फुलफिल. बिल्कुल. ठीक है. लेकिन मैं इतना कंज्यूम्ड भी ये हो नहीं पा रहा था. ओके. मतलब करते करते 2011-12 आ गए. फिर मुझे जब बुक्स का और शौक़ हुआ तो बुक्स पढ़ते 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 ये चीज़ होने शुरू हो गई. ये अर्ज और जाग गई भी नहीं मुझे ना ये प्रिंटिंग प्रेस छोड़नी पड़ेगी. एग्जैक्टली. और कुछ और भी इंसिडेंट्स हुए, कुछ लॉसेस भी हुए. तो मतलब एक फैक्टर नहीं, आई थिंक एक डेस्टिनी थी जो भगवान मेरे लिए बना रहे थे उस टाइम पे. तो वो एक के बाद एक चीज़ जुड़ती जा रही थी. वो डिफ़िकल्टी लेवल मेरा बढ़ता जा रहा था. एंड आई वाज लाइक भी कोई बात नहीं, चलते रहना. तो वो डिफ़िकल्टी लेवल मेरे को रोक नहीं पा रहा था किसी भी तरीके से. तो दैट आई लर्नड फ्रॉम दैट बिजनेस. रिग्रेट किसी भी चीज़ का नहीं है लाइफ में. लेकिन वो चलते चलते एक टाइम ऐसा आ गया जब मैंने डिसीजन ले लिया भी नहीं, आई विल कॉल इट अ डे. ठीक है. मैं प्रिंटिंग प्रेस बंद करूँगा, बेचूँगा, और फिर मैं आई विल लर्न आईटी एंड आई विल स्विच इनटू दैट. विदाउट. ये डिसीजन आपने कौन से साल में लिया? ऑलमोस्ट 2016 में. सो ऑलमोस्ट 8 साल लगे डिसीजन लेने में. इवन व्हेन योर माइंड वाज टॉकिंग अ लॉट इंटरनली कि ये छोड़ना है, ये बंद करना है. आसान नहीं होता. आसान नहीं है. हाँ, आसान नहीं है, क्योंकि मैं दिन रात काम कर रहा था. मेरे पास काम आ रहे थे. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ये शायद जनवरी की बात थी. जनवरी 2016 की बात थी जब मैंने सारी कंपनीज जितनी भी थी, आदित्य बिरला, भारती रिटेल, को एक मेल लिखी भी आई एम बाइंडिंग अप बिजनेस इन मार्च. 31 मार्च तक मैं आपका मैक्सिमम काम करूँगा. ये हम पेमेंट्स वगैरह सेटल करेंगे या जो भी करेंगे, वट एवर द फॉर्मेलिटीज़ हम करेंगे. एंड आई विल गिव यू द वेंडर्स जो कि मेरे जैसा काम कर सके. और मैंने वो किया भी. ठीक है. मैंने सबके साथ वेंडर्स लगवा के दिए. अपना काम पूरा, अरे वाह, लाखों का काम, एक एक करके इसको पकड़ाया, उसको पकड़ाया. एंड एनीवेज चलो, मतलब वो किया मैंने सारा. फिर मैं फ्री हो गया बिल्कुल. आई स्टार्टेड लर्निंग, क्योंकि मेरे पास ना मोस्टली काम आते थे मार्केटिंग के. ओके. तो जो मार्केटिंग के मतलब एक बन गया अभी, चलो आई कैन स्टार्ट विद द डिजिटल मार्केटिंग थिंग. सो फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करने शुरू किए. ठीक है. एट द एज ऑफ लगा लो एट द एज ऑफ 42-43 ईयर्स. ठीक है. ठीक है ना. तो आई स्टार्टेड लर्निंग. जहाँ पर बच्चे बैठ के लर्न कर रहे थे तो मैं वहाँ पर क्लासरूम में बैठ के डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था. गूगल के कोर्सेज़ किए, फेसबुक के, मेटा के कोर्सेज़ किए, देन वेबसाइट बनानी सीखी. तो ये 3-4 साल इसमें लग गए. टाइम पास होता रहा. कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, अभी इनकम कब आएगी, बट वो हो नहीं पा रहा. देयर इज अ फैमिली टू रन. हाँ, देयर इज़ अ फैमिली टू रन. लकीली
सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे भी चलता रहा काम, लेकिन स्टिल इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी टफ, और प्रेशर इतना बिल्ड हो रहा था. आई हैव टू टेक लोन्स. तो एक लोन्स में भी मैंने पीएचडी कर रखी है, तो मतलब किसी भी तरह के लोन की कोई जानकारी आपने लेनी है तो मेरे से ले सकते हो. एनीवेज, तो मतलब एक लोन लेने का ना भी एक तरीका होता है. देयर इज़ अ वे भी जहाँ पर आपको लोन लेके उसको मैनेज करना होता है. हाँ. मैंने सारे उल्टे काम किया हुआ है. कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई प्लान No नहीं, कोई कुछ नहीं, ले लिया. चाहिए ले लो. हाँ, जब चाहिए ले लिया, पैसा की ज़रूरत है ले लो. तो एनीवे, तो वो चीज़ें करते करते जब पेंडेमिक आया 2020 के, जब बिल्कुल 40 दिन सारे लोग घर पे बैठ गए, उस टाइम पे काम करने को कुछ नहीं था. तो मैंने उस टाइम पे ये डिसाइड किया भी नहीं, अब जो करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में उथल पुथल की है ना, तो अब वही करूँगा. ठीक है. एट द मतलब आफ्टर द पेंडेमिक, जब जैसे ही चीज़ें खुलनी शुरू हुई, तो वहाँ पर मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह शुरू कर दिया उन दिनों में, बिकॉज आई वाज बिल्कुल फ्री, एकदम. कोई पेंडेमिक में तो हम सब फ्री. हाँ, कोई काम ही नहीं था मेरे पास, तो बिल्कुल तो फ्री था. तो मैं वहाँ से फिर एक ऑनलाइन कोर्सेज करने शुरू किए. विवेक बिंद्रा का एक कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप पे शुरू कर दिया. ऐसे ऐसे 3-4 कोर्सेज कर लिए. तो फिर पेंडेमिक के बाद मैंने ये सोचा भी नहीं, अब यही करेंगे. तो मैंने को बस एज अ फ्रीलांसर 2-3 साल काम करता रहा. फिर 2022 में आई गैदर्ड द करेज टू फॉर्म अ कंपनी, अकेला बंदा. ठीक है. एंड कंपनी मैंने एलएलपी बनाई थी शुरू से ही. तो वहाँ फिर एलएलपी में मतलब अपने सन को साथ में पार्टनर ले लिया. ही जॉइंड द कॉलेज. ठीक है. तो मैंने यहाँ पर कंपनी बना के मैं कहा देखो अब चलाते हैं. तो 2021 में फाइनली डिजीवा स्टार्ट हुई. 2022 में. 22 में. ठीक है. बहुत बढ़िया. सो अ ग्रेट जर्नी ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, एंड आई बिलीव इसमें बहुत कुछ और पर्सनल भी हुआ होगा जो शायद अभी हम उतना डिटेल में नहीं बता सकते सबको. ठीक है. लेकिन आइडिया इज़ दैट जिस दिन आपका माइंड बोलने लगे कि मुझे कुछ और करना है, जल्दी सुन लेना चाहिए. यस, Right? Don't take 8 years to take a decision. Books can impact your life. Books, एब्सोल्युटली, right webinars, right people can help you understand what you really want. एब्सोल्युटली. ठीक है. So sir, now your Digiva as a company, जितना मैं जानता हूँ, is completely based on helping other businesses automate their functions. Right? It can be accounts, it can be operations. यस, And I believe आज की AI दुनिया में automation एक buzzword भी बन गया है. एग्जैक्टली. पीपल आर थिंकिंग लाइक कि बस अकेला इंसान 4 AI टूल्स लेके सब कुछ बना देगा. राइट? तो ये खाली बज़वर्ड है या ऑटोमेशन किस लेवल पे इम्पोर्टेंट है? देखो, बज़वर्ड तो है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं भी, ऑटोमेशन या एआई को लेके ना सबकी जो थिंकिंग होती है ना, जब मेरे से कोई भी एंटरप्रेन्योर डिस्कशन स्टार्ट करता है तो उनकी थिंकिंग ये होती है भी आफ्टर ऑटोमेशन एंड एआई मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मेरे काम अपने आप चलेंगे. राइट. लेकिन ऐसा होता नहीं है. नहीं होता है. ये टूल्स जो बने हैं ना, ये इवन बिफोर ऑटोमेशन इट वाज सिस्टम्स, प्रोसेसेस, टूल्स, है ना. तो वो आए, फिर उसके बाद यही टूल ऑटोमेट होने शुरू हो गए, इंटीग्रेट होने शुरू हो गए. तो जब ये चीज़ें होनी शुरू हुई तो इन्होंने हमारे काम को फास्ट किया है. ठीक है. तो सो वी आर नाउ मोर प्रोडक्टिव. वी कैन रन आवर बिजनेसेस मच बेटर देन बिफोर. तो ये चीज़ें जो अब एआई आया है, तो एवरीबडी इज थिंकिंग लाइक भी एआई से मुझे ना कोई एम्प्लॉय रखना है, ना मुझे कोई मतलब कुछ काम करना पड़ेगा, मैं एआई में सब कुछ सेटिंग कर लूँगा और एआई जो मेरा बिजनेस चला देगा. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है ना. ऐसा नहीं होता. अगर होगा भी तो बहुत शॉर्ट टर्म होगा. बहुत शॉर्ट टर्म होगा. यस, यस. ठीक है. आपको क्या लगता है एक बिजनेस जो है वो इनोवेटिव आइडियाज़ के लैक में ज़्यादा फेल हो रहा है या ब्रोकन प्रोसेसेस में ज़्यादा फेल हो रहा है? एनी टाइम ब्रोकन प्रोसेस. ब्रोकन प्रोसेस. यस, क्योंकि ना आइडिया, देखो आइडियाज़ तो करोड़ों आइडियाज़ हैं. मैं रोज़ सुबह 3 आइडियाज़ लेके जागता हूँ. ठीक है ना. रोज़ शाम को भूल जाता हूँ. वो तो हम सबकी आदत हो गई है. सबकी आदत. तो आइडियाज़ हर एक के पास है. एग्जीक्यूशन करने के लिए यू नीड प्रोसेसेस. राइट. ठीक है ना. तो एग्जीक्यूशन में प्रोसेसेस चाहिए ही होंगे. बिना प्रोसेस के जब भी आप किसी आइडिया को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे तो वो कुछ टाइम बाद फेड आउट हो जाएगा. यू विल बर्न आउट एंड यू विल एग्जॉस्ट. राइट. तो प्रोसेसेस एनी टाइम. सो ऐसी कौन सी पहली चीज़ आपने ऑटोमेट की थी जिसने आपको किक दिया कि भाई ये विन है एंड नाउ दिस कैन कन्वर्ट इनटू अ गुड सर्विस बिजनेस? मैं ना एक बिजनेस ओनर के पास गया. वहाँ पर उन्होंने मेरे को बुलाया था बिकॉज मैंने व्हाट्सएप ऑटोमेशन स्टार्ट की थी तब.
ठीक है ना। उन्होंने बुलाया भी, मेरी सेल्स टीम है 4-5 लोगों की भी, हाउ विल योर टूल या व्हाट्सएप कैसे हेल्प करेगा मेरे को ऑटोमेट करने में या मेरी प्रोसेसेस को बेटर करने में। तो वहाँ पर मैं देख रहा था भी उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो कभी कुछ एक्सेल शीट में डाल रहे हैं, कुछ डायरीज़ में डाल रहे हैं, कभी वो अलग डाल रहे हैं, वो एंड मेरी उनकी मीटिंग जो चल रही थी वो तकरीबन 1-1.5 घंटा में चल रही थी, और 1-1.5 घंटा के अंदर उनको कॉल्स भी आ रही थी, एंड जब भी कॉल आती कभी वो किसी को पूछ के बोलते भी देख के बताना ये क्या है, एंड वो डायरी सर्च कर रहे हैं, फिर दूसरे को पूछते कभी ये। मैंने कहा ये व्हाट इज़ दिस केओस, ये हम अगर व्हाट्सएप से ही इनको ऑटोमेट कर दें तो वहाँ पर एक छोटा सा ना मुझे मतलब एट दैट टाइम आई डिडंट हैड आइडिया भी ऑटोमेशंस के लिए कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है या नीड होती है। तो मैंने बैठे बैठे वहाँ पर ये साथ के साथ बात करता रहा, साथ के साथ सोचता रहा भी इनका अगर काम मुझे इजी करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो फिर मैंने उनको व्हाट्सएप ऑटोमेशन एक ऐसा छोटा सा सेटअप करके दिया। उनकी टीम ने बाद में मुझे ये बोला कि सर आपने तो ना हमारा ऐसे कर दिया भी जैसे हमारे पास अब काम ही नहीं है, अब इतनी इजीली कर पा रहे हैं। हाँ। इतनी इजी हो गई है चीज़ें बतानी भी हमें, मतलब वो केओस बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो वहाँ से एक मुझे एक नीड महसूस हुई, वहाँ से एक किक स्टार्ट हुई भी हाँ भाई ये तो चीज़ें, ये तो एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने आज सोची है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस जहाँ पर एक बिजनेस के अंदर रेपिटेटिव काम चलते हैं। करेक्ट। तो वो रेपिटेटिव काम को मैं ख़त्म करता जाऊँगा, ऑटोमेट करता जाऊँगा, तो ये चीज़ें होती जाएंगी। ठीक है। सो आपने एक बिजनेस को देखा, रियल बिजनेस जो जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा था अपने सेल्स प्रोसेस को, एंड फिर आपने ऑब्जर्व करते हुए ये सोचा कि अगर मैं अपनी नॉलेज से इसको ऑटोमेट कर पाऊँ तो कैसे होगा। एग्जैक्टली। ये व्हाट्सएप से, राइट। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ, rather देन अ सर्विस प्रोवाइडर यू बिकम अ सोल्यूशन प्रोवाइडर फर्स्ट, क्योंकि जब तक आप सोल्यूशन फिगर आउट नहीं कर पाओगे सर्विस दे ही नहीं पाओगे। एग्जैक्टली। एंड एट दैट मोमेंट मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि मैं किस चीज़ के लिए बनाऊँ। यस। क्यों? बिकॉज उस टाइम तक ना आई वॉज फिगरिंग आउट सम थिंग्स। अब कोई भी मेरे को किसी भी काम के लिए बुला लेता है तो मैं चले जाता था। किसी ने इंस्टाग्राम हैंडल को, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल करने के लिए मुझे बुला लेना है तो मैं वहाँ पे चले जाता था। अच्छा। मुझे व्हाट्सएप के लिए तो मैं हो ही रहा था पॉपुलर, व्हाट्सएप के लिए बुला लेना वहाँ चले जाता, वेबसाइट के लिए बुलाने वहाँ चले जाता। तो मैं आई वॉज फिगरिंग आउट थिंग्स भी, जो आएगा काम करते रहो, कुछ ना कुछ करना ही है आफ्टर ऑल। तो वहाँ पर मुझे भी एक्चुअली वहाँ पर ये रियलाइज़ हुआ कि दिस इज समथिंग विच आई विल एंजॉय इन माई लाइफ। ओके। ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस, माइक्रो और मैक्रो, डजंट मैटर, बट इफ आई कैन सॉल्व chaos into a systematic approach, that you love to do now. एग्जैक्टली। एंड वहाँ मतलब एक अंडरस्टैंडिंग जो बिजनेस की मुझे 20 साल से गलतियाँ कर करके आई थी, वो पूरा एक्सपीरियंस यहाँ काउंट होता है। अभी आप बता सकते हो किसी को एक कहानी के, देख 2002 में ये गलती मैंने की थी और मेरे इतना टाइम खराब हो गया, तुझे करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। आई थिंक वही एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा था जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, कि सर्विस एंड सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, नॉट ओनली फ्रॉम टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली, राइट। सिर्फ क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत लोगों के पास आज के डेट में, लाइक टेक्नोलॉजी फ्री में अवेलेबल है, बिल्कुल सबको पता है व्हाट्सएप कैसे ऑटोमेट करते हैं, बट एक बिजनेस के प्रोसेस को समझना सबके मतलब की बात नहीं है। एग्जैक्टली। वो सबके लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो मेरे फादर के न्यूरोलॉजिस्ट ने एक एग्जाम्पल दिया था मुझे। मैं उनके पास अपने फादर का ब्रेन अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन लेके गया। ओके। मैंने कहा यार ये तो काफ़ी डेंजरस सा दिख रहा है। कहते सौरभ ये ना फिल्म है, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई एक फिल्म होती है। गधे को दिखाओ तो गधा दिखाई देगा, घोड़े को दिखाओगे तो घोड़ा दिखाई देगा। सही है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे लिए कुछ डेंजरस नहीं है, दिस इज नॉर्मल, ये मैं ट्रीट कर दूंगा, चिल मार, घर जा, वेरी नाइस। तू इसे मत देख। राइट। सो आई थिंक दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन अ रियल एक्सपीरियंस पर्सन एंड अ न्यू पर्सन हु थिंक्स ऑफ ऑटोमेशन। एग्जैक्टली। ठीक है। तो जब आप किसी ऐसे इंसान के पास जाते हो, फॉर एग्जांपल आज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मोहाली, चंडीगढ़, पंजाब जब मैं घूमता हूँ, ट्रेडिशनल बिजनेस की यहाँ कोई कमी नहीं है आज भी। फैक्ट्रीज हो गई, शॉप्स हो गई, एंड ये लोग छोटे मोटे लोग नहीं, करोड़ों में बिजनेस करते हैं। आज भी शायद हाथ से बिल बना रहे हैं। जब आप इनके पास जाते हो कभी पिच करने के मैं आपका बिजनेस ऑटोमेट कर सकता हूँ, तो कैसा रिएक्शन मिलता है? देखो ये लोग ना एंटरप्रेन्योर्स ये करना चाहते हैं, डिजिटल होना चाहते हैं, इनको समझ में नहीं आता। ठीक है। ठीक है ना। तो मैंने मतलब आई हैव डन ऑटोमेशंस फॉर फ्यू बिजनेसेस जिनका शायद 900 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास बिजनेस है। मतलब एटलीस्ट वो 500 करोड़ से तो ऊपर ही है। ठीक है।
लेकिन आज भी वही एक्सेल शीट्स, वही रजिस्टर लगे हुए हैं, गेट पे एक चीज़ की एंट्री हो रही है रजिस्टर में, अंदर जाके एक एक्सेल शीट में उसी चीज़ की एंट्री हो रही है, फिर वो मैनेजर के पास जा रहा है, फिर उसकी एक्सेल शीट में ये एंट्री हो रही है, तो एक ही चीज़ की 5 बार एंट्री हो रही 5 बार एंट्री हो रही है, और ये एंट्री वो अनइम्पोर्टेंट एंट्री है कि आज आया कौन था फैक्ट्री में। तो मैं उनको भी, हाँ एग्जैक्टली एंड अगर अगर उन्होंने कभी कोई नॉर्मली फाइंड करनी हो तो उनका क्या प्रोसेस है, पहले एक के पास जाएंगे, उसका रजिस्टर देखेंगे, दूसरे के पास जाएंगे, उसकी एक्सेल शीट खोल के देखेंगे, फिर तीसरे के पास जाएंगे, फिर वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते करते वो एक्चुअली प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो मैंने उनको ये समझाया भी, देखो ये जो डिजिटल होता है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है भी, गेट पे अगर एक चीज़ एंटर हो गई तो वो वहाँ से मूव फॉरवर्ड करेगी, वो बार बार एंटर नहीं होगी, किसी का डुप्लीकेट एफर्ट नहीं लगेगा। सो बेसिकली गेट पे ही अगर उनके फ़ोन में एक ऐप हो और वहीं से डेटा एंटर हो जाए, यस, तो वो कंपनी के पूरे सिस्टम में एक साथ चला जाएगा। एक साथ चला और जब ढूंढना हो उसी डेटा को, तो जो इंसान आया था उसका फ़ोन नंबर डालो और आपको मिल सकता है कि ये कब कब किस कंपनी में आया है। एग्जैक्टली, सिंपली मतलब कोई भी एक पैरामीटर से ट्रैक हो सकता है इजीली। इट इज़ सो इजी भी। एक फाउंडर के लिए या एक सीईओ के लिए उसने तो एक डैशबोर्ड खोल के देखना है, उसने एक क्लिक करना है, उस जॉब के रिलेटेड जो भी उसके पीछे हुआ सारी उसमें हिस्ट्री है। अच्छा सर, जब आप इन लोगों से बात करते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इनका माइंडसेट ऐसा है कि अगर हमने ऑटोमेट कर दिया तो बिजनेस से मेरा कंट्रोल चला जाएगा, मैं क्या करूँगा? ये फियर तो हर एक में होता है। इनफैक्ट ये ना एक्चुअली फाउंडर सीईओ का इतना फियर नहीं होता जितना जो उसके नीचे मैनेजरियल स्टाफ या एक मिडल मैनेजमेंट होती है, या उसके नीचे जो होती है ना सुपरवाइजर टाइप लेवल, उनका बहुत फियर होता है। ओके, उनको लगता है भी अगर ये चीज़ें ऑटोमेट हो गई ना तो शायद हम जो लेबर कर रहे हैं या जो बार बार सारा दिन बिजी रह कर रहे हैं, तो ये हमारे तो ये तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। बट इनफैक्ट ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको एक रिसेंट की बात बता रहा हूँ, लास्ट वीक ही मैंने ये एक्सपीरियंस किया। आई वॉज सिटिंग विद अ स्टोर मैनेजर, वो पैकेजिंग मटेरियल का स्टोर था, एंड मतलब मुझे एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेनी थी, कुछ उसका प्रोसेस समझना था भी, हाउ शी इज़ हैंडलिंग द थिंग्स राइट नाउ। तो मैं उसके पास ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा बैठा रहा, उससे चीज़ें पूछता रहा, एंड जितनी देर मैं बैठा रहा उस दौरान उसको 5 कॉल्स आई। कभी परचेज मैनेजर उसको कॉल कर रहा है, कभी सेल्स मैनेजर उसको कॉल कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, सिर्फ ये पूछने के लिए भी हमने प्रोडक्शन में ये चीज़ डालनी है, तुम्हारे पास क्या इसकी बॉटल्स पड़ी हैं? सेल्स मैनेजर पूछ रही है भी नेक्स्ट वीक हम ये प्लान कर रहे हैं, मेरे पास एक ऑर्डर आया, आपके पास कार्टन तो है ना, लेबल तो है ना, तो ये चीज़ें। एंड फिर थोड़ी देर बाद फिर परचेज मैनेजर का कॉल आता, बताओगे भी इसकी कितनी बॉटल्स पड़ी हैं हमारे पास? तो उस कह रही है अभी शायद 19,000 है, मैं देख के बताती हूँ। ठीक है। तो जैसे ही हमारी कन्वर्सेशन ख़त्म हुई ना ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के बाद, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भी देखो ये जो आप कर रहे हो ना अभी, जो 1-1.5 घंटे में आपने आंसर दिए हैं, ये मैं सारी आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दूंगा जब मेरा सिस्टम चल गया। मतलब उनको आपको नहीं पूछना पड़ेगा भी ये पड़ा है या नहीं पड़ा है, आप अपना काम बिल्कुल रेगुलरली करोगे और वो काम भी इतना इजी हो जाएगा भी, आपके 80% काम जो है वो खत्म हो जाएंगे, 20% आपने करना है, लेकिन करना डिसिप्लिन के साथ है, रेगुलर है। ठीक है। तो आपको अगर एक भी फ़ोन किसी का आता है ना ये पूछने के लिए, मैडम हमें बताओ भी ये चीज़ हमारे पास स्टोर में है कि नहीं है, तो मैं कहा आप मेरे को उसी टाइम कॉल करना भी, सर मेरे से ये पूछा गया है, तो मैं उसका भी सोल्यूशन निकालूंगा उसी टाइम। तो देन उसका एक फियर ख़त्म हुआ। पहले वो डरी हुई थी जब मेरे से बात शुरू की थी, वेरी कॉन्शियस भी, मैं क्या बताऊं इनको, क्या ना बताऊं, कैसे चलेगा आगे। हाँ, क्योंकि एक जो करंट एम्प्लॉय होता है ना कंपनी में, उसको ना कंसल्टेंट पुलिस जैसा लगता है। सही है, मेरी गलती ना पकड़ ले, मेरे मालिक को कुछ ना बता दे, है ना। तो जो पहला इंटरेक्शन है, हम भी जाते हैं, लाइक हमने कई बार कोशिश किया कि ठीक है, इफ यू ऑन बोर्ड में एज अ फ्रैक्शनल सीएमओ, आई विल पार्टनर विद योर टीम एंड वर्क। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो टीम डर जाती है, अगर वहाँ कोई इंटरनल सीएमओ है तो वो डर जाता है कि यार ये मेरी जॉब ना खा जाए, मेरे बारे में क्या बोलेगा। बट जबकि मेरा काम है कि मैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाऊं, एग्जैक्टली, उनको एक सेकंड ब्रेन दूं सोचने के लिए, दैट्स माय जॉब, राइट? यस यस। ठीक है। तो बिजनेस ऑटोमेशन को अगर सिंपल शब्दों में कन्वर्ट करना हो एक ऐसे इंसान के लिए जिसने कभी नहीं सोचा इसके बारे में, शायद आज एक हलवाई की दुकान चला रहा है, आइडिया इज सिंपल कि आपका कितना रॉ मटेरियल आया, आपके हलवाई ने आज कितना यूज़ किया, उससे कितनी मिठाई बनी, एग्जैक्टली, कितनी सेल्स हुई, और कितना पैसा आया, बिल्कुल, और हमें कल के लिए कितना रॉ मटेरियल फिर से चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे रोज करते करते
वो आपको 6 महीने में ये बता सकता है कि आप रोज कितनी मिठाई बनाते हो, कितनी आपकी वेस्टेज है, कितनी आपकी इनकम है, और क्या ऐसा हॉट केक प्रोडक्ट है जो ज़्यादा बिकता है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। ये सबको एक कंप्यूटर सिस्टम में डालना बिजनेस ऑटोमेशन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल है सही ना? कह रहे हो। अगर मुझे सरल शब्दों में बताना हो तो जी जी। नहीं तो आप हर चीज़ की एक कॉपी, एक डायरी रखोगे। मेरे फादर के पास आज भी एक स्पाइरल डायरी होती है जिसमें सारा हिसाब किताब है उनका, है ना, डेली हिसाब किताब, राइट? तो कोई सिस्टम नहीं है, डेटा है। अब सिस्टम डेटा नहीं है। पॉइंट्स को जोड़ने हाँ। के लिए क्या है आपके पास? यस, कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो सब एक ब्रेन में है, एग्जैक्टली। राइट? अभी ना रिसेंटली मैं किसी से मिला एंड इसने मुझे क्या बताया, ये सर सौरभ, अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना तो उसे हलवाई की दुकान खुलवा दो। ये मेरे साथ प्रिंटिंग प्रेस में होता था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ना तो हलवाई की दुकान है ना प्रिंटिंग प्रेस है, प्रॉब्लम है सिस्टम का ना होना। एग्जैक्टली। क्योंकि जब सिस्टम नहीं है तो आप 24 घंटे बिजनेस में लगे हुए हो, बिल्कुल बिल्कुल। दिन रात लोग फोन कर रहे हैं, कभी पेमेंट वाला फोन कर रहा है, कभी कस्टमर फोन कर रहा है, लेकिन अगर सिस्टम हो तो वो सब नहीं होगा और आप चैन की नींद सो भी पाओगे और बिजनेस भी चला पाओगे। सो हमने बिजनेस सिस्टम को साधारण शब्दों में थोड़ा सा डिकोड कर लिया कि ये एक दुकानदार भी हो तो समझ पाए कि अब वो क्या ऑटोमेट कर सकता है। जी। ठीक है, अब पिछले 2-3 सालों में ये ऑटोमेशन बिकॉज ऑफ एआई, नो कोड, लो कोड, ये इतना ज़्यादा क्यों हो गया है सडनली? लाइक ऐसा क्या अचीव करना चाहते हैं लोग ऑटोमेट करके कि जल्दी रिटायर भी हो गए, करेंगे क्या? जब से ये एआई आया है ना, अब 2 साल हो गए तकरीबन एआई को, अब तो हर कोई जानता है। ठीक है ना, चाहे वो कम जानता है, चैट जीपीटी वगैरह जैसे सिर्फ चैटबॉट्स ही जानता है, लेकिन उसकी ना एक इच्छा बन गई है भी एआई को अपनाऊंगा तो मेरा काम आसान होगा, मैं फास्ट काम कर सकूंगा और मेरे काम जो है वो ऑटोमेट हो जाएंगे। ठीक है, अब जब मैं ये क्वेश्चन लेके अब मैं जब ये इंक्वायरी लेके सामने बैठता हूँ ना किसी के, तो सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन होता है, भी आपका अपना सिस्टम दिखाओ कहाँ पर है, और वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। अब इसकी अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो एआई से पहले हमें ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए। करेक्ट। ठीक है ना, जहाँ पर ऑलरेडी डेटा पॉइंट्स बने हुए हैं, इंटीग्रेटेड है, डेटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, एआई इंटेलिजेंस कहाँ यूज होगी? भी जो हम इंटरप्रेट करने में दिन लगा देते हैं, वो एआई 2 सेकंड में, 5 सेकंड में आपको इंटरप्रेट करके बता देगा। एक बिजनेस के पास अपना डेटा होता है। यस। डेटा इन द सेंस कि उसकी इन्वेंट्री कितनी है, उसके पास प्रोडक्ट्स कितने हैं, उसका टोटल कॉस्ट कितना है इन्वेंट्री का, उसको सेल कैसे करना है, कितना डेली बिका है, ये सारा डेटा है। बहुत कुछ होता है। इस डेटा को लेट्स से हम डालते हैं ज़ोहो वन के सिस्टम में, यस। जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसमें इनवॉइसिंग, जिसमें अकाउंट, सब कुछ इन्वॉल्व है। जी। आप एक ज़ोहो एक्सपर्ट भी हो, है ना, तो हम ज़ोहो की बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, और हमारा ये सीरीज भी सपोर्टेड बाय ज़ोहो वन है। क्या बात। ठीक है, तो आइडिया इज कि ये सारा डेटा है जो हर बिजनेस में है ऑलरेडी, बस वो एक सिस्टम में नहीं है। एग्जैक्टली। अब अगर वो सिस्टम में आ जाएगा तो वो कंसोलिडेटेड एक शीट बन सकती है उस डेटा की। बिल्कुल। अब वो डेटा पे एआई हमारा काम करता है उसे एनालाइज करके हेल्प करने में। यस। एआई इज नॉट द ऑटोमेशन, नॉट एआई इज द एनालाइजर, ये इंटेलिजेंस है। इट्स इंटेलिजेंस। हाँ, तो ठीक है, वो हमारी एज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिस चीज को हम करने में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगा सकते हैं, उसने 3 मिनट में करके दे देनी है। छोटा सा प्रोसेस बताओ कि प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। एक एग्जाम्पल किसी भी बिल्कुल लेमैन के लिए जिसने शायद प्रोसेस ही नहीं बनाया है कभी कोई। अब देखो, प्रोसेस में ना मैं आपको एक कॉमन जो चीज़ होती है, जो सबसे पहले हर बिजनेस को करनी चाहिए, अपनी लीड मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है ना, हमारे पास ना हर बिजनेस के पास लीड्स आती हैं, रेफरल्स आते हैं, 3600 चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारी ही बिजीनेस में वो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक है ना, तो अगर हम एक सीआरएम ले लें, कोई भी ले लें, जोहो ने, तो मैं जोहो का पार्टनर हूँ इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ, जोहो को मैं लाइक इसलिए करता हूँ क्योंकि इसने हर प्रोडक्ट का एक फ्री वर्जन हर एक के लिए दिया हुआ है। ठीक है, टू स्टार्ट विद भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो फ्री में। ठीक है, तो आप एक सीआरएम ले लो, सीआरएम के अंदर अपना डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दो। वहां पर आपका कस्टमर का जितना भी जर्नी है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। ठीक है, देन एज यू ग्रो यू स्टार्ट पेइंग फॉर दैट। ठीक है ना, जोहो सीआरएम का पेड सब्सक्रिप्शन ले लो। पेड सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है भी, जैसे आपने जोहो बुक्स ले रखा है, जोहो सीआरएम ले रखा है, तो आप उनको आपस में इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, अभी एक कस्टमर की जर्नी शुरू हुई, लीड के दौरान जो हुआ वो आपने रिकॉर्ड किया कि क्या क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो लीड कन्वर्ट हो गई बिजनेस में। अब कन्वर्ट होने के बाद उसकी इनवॉइसिंग होनी है,
इनवॉइस होने के बाद उससे पेमेंट कलेक्शन होनी है, तो ये सारी चीज़ें इतनी स्मूथ हो जाती हैं, इतनी फ्लो में चलती हैं ठीक है। कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है ज़ोहो को भी ये मेरी लीड जो है वो बिजनेस है, क्योंकि उसमें डिटेल्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, डिटेल्स नोटेशन ऑलरेडी है, हाँ। जो फाइनल हुआ है वो सब कुछ है। तो जब हम इनवॉइस बनाएंगे तो वहां से वो नाम और एड्रेस पिक करके इनवॉइस बना देगा। बनाएंगे भी नहीं सर, ठीक है। वो बस आपको सिर्फ ये बताना है भी ये कस्टमर मेरा कन्वर्ट हो गया, और आप ज़ोहो बुक्स में जाके अपनी इनवॉइस जो है वो ड्राफ्ट में देख सकते हो। ठीक है। ठीक है ना? कूल। तो प्रोसेस बेसिकली कोई भी जो आपका एक काम है बिजनेस में, यस, उसको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से स्टैंडर्डाइज करना एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को हम ज़ोहो सिस्टम में डाल सकते हैं, यस, जिससे कि वो ऑटोमेट हो जाएगा और आपका टाइम बहुत सारा सेव हो जाएगा। बिल्कुल, और जो भी आपके टास्क हैं, या तो टास्क है या लीड्स हैं बिजनेस की, वो खोएंगी नहीं, बिल्कुल कुछ वो भी आपके सिस्टम में रहेंगी तो आपको याद रहेंगी। एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली यही मैजिक है। इसी तरीके से मैंने अपनी टीम में एक पूरा शीट बना के दिया उनको हाँ, कि ये हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, ये फॉलोअप चल रहे हैं एंड ऑल, तो वो कहीं से नहीं है, मेरी सीआरएम से ही आता है, एग्जैक्टली राइट? सो टीम को कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है और वो शीट को देखना है, एग्जैक्टली एंड वी डिस्कस एवरी क्लाइंट। अच्छा, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इससे फॉलोअप करने से फॉलोअप करने से फॉलोअप करना है। 11 बजे से पहले हमारा सारा काम खत्म हो जाता है। हम 9 बजे स्टार्ट करते हैं और 11 बजे से पहले काम खत्म हो जाता है। दिस इज द मैजिक। फिर हम और काम करते हैं अगली ग्रोथ के लिए। एग्जैक्ट आज हम यहाँ बैठे हैं, पूरे दिन से पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम वो काम 3 दिन में खत्म कर चुके हैं हफ्ते में, तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है नेक्स्ट लेवल ग्रोथ के लिए। ठीक है। सो प्रोसेस, सिस्टम, ऑटोमेशन एंड देन एआई, ये सब आपको हेल्प करता है एक्स्ट्रा टाइम कमाने में। एग्जैक्टली एक्स्ट्रा टाइम होगा तो पैसा तो बिजनेसमैन कमा ही लेगा। ठीक है सर, ओके। नाउ हम बात करते हैं ऑटोमेशन एज अ करियर एंड अपॉर्चुनिटी, हाँ, राइट? हाँ। सो अभी हमारा जो जेनजी है वो लीडरशिप रोल्स में, कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में, स्टार्टअप्स में आएगा। दे आर कमिंग, दे आर द नेक्स्ट वर्कफोर्स, बिल्कुल वी कैन नॉट अवॉइड देम, राइट? सो अगर कोई ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट बनना चाहता हो एज अ करियर चॉइस, बिकॉज अभी तक ऐसा कोई वर्ड स्पेशली है नहीं, ठीक है, तो उसको क्या सीखना चाहिए? बिकॉज आपने बहुत टाइम लगाया सीखने में, तो ये इंसान अगर सोचे कि यार मुझे ना 6 महीने लर्निंग पे लगाना है, उसके बाद या तो मुझे जॉब ढूंढनी है या मुझे फ्रीलांसिंग एज अ ऑटोमेशन एक्सपर्ट काम स्टार्ट करना है, तो इसे क्या सीखना चाहिए आज के डेट में? सी सबसे पहले ना आप एआई टूल से डरे मत। ठीक है। ठीक है ना? एआई टूल्स जो हमें अब आज की डेट में फ्री दिए गए हैं ना, तो दिस इज जस्ट फॉर मतलब फॉर्मिंग अ हैबिट भी। आप कोई बात नहीं, हैबिट लगाओ तो अब फ्री में यूज़ करो, लेकिन सबसे पहले एक $20 की आप सब्सक्रिप्शन लेके उसको पेड करना चाहिए। ठीक है। ठीक है ना? पेड करने के बाद अब देखो, मैं कोई ना कोर्स वगैरह नहीं सुजेस्ट करूँगा, ठीक है। बिकॉज हमने भी कभी नहीं किया, कभी किसी के पास लर्निंग के लिए ऐसे नहीं गए भी हमने कोई एआई का कोर्स करके आना है और फिर उसको बिजनेस में अप्लाई करना है। मेरा शुरू से माइंडसेट ऐसा ही रहा है, मैं चीज़ को खरीद के ना अप्लाई कर देता हूँ, फिर उसको इम्प्रोवाइज करता जाता हूँ, फिर उसको रोज़ हम देखते जाते हैं भी ये कैसे और हेल्प करेगा, एंड 6 महीने बाद हमारी उसमें मास्टरी भी हो जाती। सो बेसिकली आप कह रहे हो कि सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है इन टूल्स का। एग्जैक्टली। ठीक है, आपको लेकिन बिजनेस को ऑब्जर्व करना है कि उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा धीरे धीरे। यस, हाउ इट इज इम्प्रूव। तो आई थिंक बेटर ये है कि कोई भी जो बच्चा इसको सीखना चाहता हो 6 महीने आपके साथ फ्री में काम कर ले। दैट इज द बेस्ट वे, राइट? क्योंकि कोर्स करने जाएगा तो भी उसको बिजनेस एप्लीकेशन सीखने को नहीं मिलेगी। नहीं, डेफिनेटली है ना? ये तो पीएचडी में तो किसी ना किसी ऑटोमेशन एजेंसी के पास जाए लोकली और उसके साथ 6 महीने बोले कि मुझे सीखना है, मुझे आता कुछ नहीं है, मैं आपसे पैसे भी नहीं मांग रहा हूँ, ये इन्वॉल्व मी एज ए लेबर। ये हम सबसे पहले करते हैं। मेरे पास जितने भी इवन फ्रेशर्स भी आते हैं ना, तो सबसे पहले मैं उनको कुछ ज़ोहो के टूल्स जो है वो उनको उनके लाइसेंस खरीद के हैंड ओवर करता हूँ, फिर एक $20 की सब्सक्रिप्शन देता हूँ जो कि उसकी पर्सनल होती है। ठीक है। ठीक है ना? यहाँ पर अब ये देखा जाए तो $20 पर मंथ क्या है, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये। ठीक है ना? अगर मैं अकोमुलेट करके देखूंगा तो मेरी एक सब्सटेंशियल खर्चा होता है मेरी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में। साल में देखूंगा भी एक बंदे के ऊपर मैं 24,000 रुपये साल का खर्चा है। ठीक है ना? लेकिन जब मैं उसकी ग्रोथ और उसकी एफिशिएंसी देखता हूँ, वो 6 महीने में वो काम कर जाता है, वो एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट एक बंदा मतलब खुद ही बन जाता है। समझ गया मैं। मतलब ऐसा नहीं है अभी एक सेल्स में मैंने आज एक लड़की रखी है तो वो डिपेंडेंट है किसी के पास प्रपोजल बनाने के लिए,
वो डिपेंडेंट है किसी डिसीजन मेकिंग के लिए, वो डिपेंडेंट है टेक्निकलिटीज समझने के लिए भी उसको क्या करनी है, तो उसके लिए उसके पास एआई है, तो वो एक पूरा डिपार्टमेंट खुद ही है। सो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए 3 या 4 टूल्स कौन से ऐसे हैं जो उनको सब्सक्रिप्शन खरीद के या फ्री में डेली बेसिस पे यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए? देखो ये क्लाउड को हम बहुत पसंद करते हैं बिकॉज हम भी हर चीज़ के लिए क्लाउड यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो वैसे तो इट डिपेंड्स अपॉन भी आप क्या कर रहे हो। इफ़ यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन ग्राफिक्स तो ऑब्वियसली अभी रोज़ नए टूल्स आ रहे हैं, कभी चैट जीपीटी का इमेज क्रिएटर आ रहा है, कभी क्लाउड का अभी रिसेंटली डिज़ाइन आया है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो स्पेसिफिकली मैं कोई ऐसा टूल का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट डिपेंड करता है भी आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना, उसमें कोई भी अच्छा सा टूल एक लेके उसके ऊपर काम करना शुरू। सो बेसिकली अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो स्टार्ट लर्निंग विद द एआई इमेज जनरेटिंग टूल्स. एग्जैक्टली। If you are trying to do some coding and website design and also you can learn Claude Code. क्लाउड कोड, यस। अगर आप कंटेंट राइटर हो तो चैट जीपीटी और क्लाउड का एक मिक्स यूज कर सकते हो. बिल्कुल कर सकते। ठीक है. सो आइडिया इसके एग्जैक्टली कोई टूल नहीं बता सकते बिकॉज एप्लीकेशन बहुत अलग अलग है. सो एक स्टूडेंट का पहला जॉब है कि वो किस निश में काम करना चाहता है, फिर उस निश से रिलेटेड 4 या 5 टूल ढूंढे टॉप एंड उस पर प्रैक्टिस करना चालू करें. प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये ना इंडस्ट्री इतनी इवॉल्विंग है भी आप रात को सोते हो एक टूल के साथ, उठते हो दूसरे टूल के साथ, आपको सुबह मिलता है भी अच्छा ये तो ये फीचर आ गया इस टूल में, ये छोड़ो ये वाला ले लो। राइट. तो इसके साथ हमें भी इवॉल्व होना पड़ता है, हम भी रोज नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। सो ऐसा कोई एक टूल के साथ फिक्स होने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एआई को शुरू करो एंड स्टार्ट लर्निंग विद दैट, तो वहाँ पर उसकी अपने आप ही ये लर्निंग सारी कंप्लीट हो जाएगी भी जो जॉब कर रहे हो वहाँ पर आप एआई को कैसे यूज़ करना। ठीक है. और मैं ये कहूँगा कि इससे सीखते सीखते अपनी जर्नी को सोशल मीडिया पे शेयर ज़रूर करें ताकि आपका पर्सनल ब्रांड बनता रहे और क्लाइंट्स आपके पास आए. राइट. एग्जैक्टली। क्योंकि 2019 में जब मैंने लिंक्डइन पे लिखना स्टार्ट किया था तो आता कुछ नहीं था. इट वाज ऑल अबाउट आई न्यू वन थिंग कि हम जो मैकेनिकल इंडस्ट्री में पूरा प्रोसेस प्लानिंग कंट्रोल करते हैं, मैं उस स्किल को लेके आया लाइफ में एंड एक कोर्स बनाया गोल सेटिंग एंड स्ट्रेटजी प्लानिंग. मैं सिर्फ रोज उसके बारे में लिखता था कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है एंड लोगों ने जुड़ना स्टार्ट कर दिया. पीपल स्टार्टेड बाइंग कोर्सेज. ये ना एक हिडन वो कह लो भी आपका सेल्स टीम होती है, ये कंटेंट जो होता है। कंटेंट इज योर 24/7 वर्किंग ऑटोमेशन सेल्स टीम. ऐसे ही ना मैंने एक बुक पढ़ी थी, कंटेंट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, बट थोड़ी सी इतनी मोटी बुक है, तो उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आई। ये मैं ऑलमोस्ट 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर ना एक चीज़ ज़रूर नज़र आनी शुरू हो गई भी आगे आने वाला जो टाइम है ना, अगर आप कंटेंट के बिना बिजनेस चला रहे हो तो वो बिजनेस ज़्यादा देर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यू हैव टू टेक मतलब कंटेंट का आपको सहारा लेना पड़ेगा, कंटेंट आपको डालना पड़ेगा, अपनी एक्सपर्टीज शो करनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कंटेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस ऑटोमेशन टुडे. ये पॉडकास्ट आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यस, ये यूट्यूब पे जाएगा, यस, 32 से ज़्यादा सोशल मीडिया ऑडियो चैनल्स पे जाएगा. क्या बात है, ठीक है. उसके शॉर्ट्स बनेंगे जो कि इंस्टाग्राम पे जाएंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे, यूट्यूब पे भी जाएंगे. सो मुझसे कभी भी कोई नया स्टूडेंट जो पूछता है ना कि सौरभ यार मैं ना नेटवर्किंग स्टार्ट कैसे करूं, हाउ डू आई स्टार्ट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स इन अ इवेंट और समथिंग, 2013 का दुबई का एक टेड टॉक्स है, वो वीडियो मैं आज भी लोगों को देता हूँ. आप लाइफ देखो उस वीडियो की कितनी है. अब अगर वो कोच एक बिजनेस चला रही हो, कोचिंग बिजनेस, तो शायद मेरे रेफरेंसेस से कितनी लीड्स उसके पास गई होंगी, आई डोंट नो. डेफिनेटली. तो कंटेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑटोमेशन है जिसपे बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, यस, या फिर डरते हैं. हम ना एक्चुअली डरते क्यों हैं, हम उसके मैट्रिक्स में जल्दी फंस जाते, मैट्रिक्स से जुड़ जाते हैं. हाँ भी अच्छा मेरे कंटेंट को व्यू कितने लोगों ने किया, लाइक कितने लोगों ने किया, एंड जस्ट डजंट मैटर एट ऑल. करेक्ट. मतलब अगर मेरे कंटेंट में 20 लाइक्स भी आ रहे हैं ना, वो 20 लाइक्स में से एक भी मेरा कस्टमर आ गया उसमें से, तो वो मेरे लिए कामयाब है सब कुछ. करेक्ट. तो ये कंटेंट को तो मतलब बिना इस मैट्रिक्स से जुड़े हुए आप डालते जाओ, जो होता है होने दो. क्योंकि अब एक अच्छी चीज़ और हो गई है, अभी हर प्लेटफॉर्म एसईओ जनरेटेड प्लेटफॉर्म है. हाँ, यस, ठीक है. तो अभी खाली हैशटैग्स पे काम नहीं चल रहा है. बिल्कुल. लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट कंटेंट की वजह से एवरी प्लेटफॉर्म इज कनेक्टेड टू गूगल सर्च. एग्जैक्टली. द मोर कंटेंट यू आर पुटिंग आउट, द मोर सर्च
you will be available in the search bars. बिल्कुल Whether AI, whether Google, right? So अभी सब कुछ ट्रैक हो रहा है centralized. पहले प्लेटफॉर्म्स अलग अलग थे, अब ऐसा लगता है जैसे सारे प्लेटफॉर्म्स का सर्च एक हो गया है. So there is a super god to it. आप यहाँ लिखो तो भी दिखाई दे सकते हो. यस सो अभी आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म की मास्टरी कर लो एंड उस पे कंटेंट में घुस जाओ अच्छे से. एग्जैक्टली एंड अभी जो हमने नया कल किया विच इज क्लाउड कोड से डेफिनेटली अंश से मैंने सीखा आपके बेटे से, राइट, कि ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं. बट अब कल उसको ना मैंने अपनी एक कंटेंट एप्लीकेशन में डाला, अच्छा जी राइट. तो कंटेंट सोचने का मेरा तरीका बहुत अलग रहता है दुनिया से हमेशा. तो आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ द एआई एक्सपर्ट्स एंड ही वाज क्रिएटिंग अ पीस ऑफ कंटेंट फ्रंट ऑफ मी. आई ट्विस्टेड दैट आइडिया टू 10 डिफरेंट एस्पेक्ट्स आल्सो. तो उन्होंने ABC सोचा था, मैंने कहा इसमें CDEF सब कुछ डाल के फिर बनाओ. सो पूरे 2.5 घंटे के पॉडकास्ट से पूरा एक कराउजल पोस्ट बना 5 मिनट से भी कम में. वेरी वेल डिजाइंड, वेरी वेल स्क्रिप्टेड, वेरी वेल आइडिएटेड. एंड अभी उनका इस पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरे पास मैसेज आया कि इट हैज गॉट 30,000 व्यूज. क्या बात है, क्या बात है. विद 5 मिनट्स एफर्ट, लेस देन 5 मिनट. हाँ तो ये जो आपने अभी बात कही है ना, हाँ, ये अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो आपका डिफरेंशिएटर जो है ना वो यही होने वाला. यही होने वाला स्पीड. हाँ, स्पीड के साथ साथ आपका ट्विस्ट. ये मतलब जो आपने अभी बात की है ना, मैंने CDEF साथ में जोड़ा, तो ये इट इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएटर. देखो ये जो डेटाबेस है, ये जो क्लाउड है, यहाँ ये सबके पास है, करेक्ट, ठीक है ना. ChatGPT हर एक के पास है. अब उसको वो कैसे अपने काम में लेके आ रहा है, कैसे उससे मदद ले रहा है विद योर ओन थॉट्स, यही एक डिफरेंशिएटर है जो हम सब में बचेगा. आई बिलीव ये एक्सपीरियंस है, यही ह्यूमन डिफरेंशिएटर है, एआई को सक्सेसफुल बनाएगा. यस ये बचेगा भी हमारे लिए यही. ठीक है, बहुत बढ़िया जी. सो किसी को ऑटोमेशन सीखना हो, एक तो आपने तरीका बताया डेफिनेटली कि उसको यूज करना बहुत जरूरी है. बट लेट्स से कोई ऐसा इंसान है जिसको आज तक एक जीमेल आईडी भी बनाना नहीं आता है, हिंदी है, देसी है, हाँ. दुनिया को देख रहा है, कंटेंट को सुन रहा है, बट वो चाहता है कि थोड़ी थ्योरी उसे पढ़नी पड़ेगी. कोई ऐसा एक आध यूट्यूब चैनल जिससे वो स्टार्ट कर सके. अपने स्टार्ट ऑफ द जर्नी में इतनी चीजें मैं देख चुका हूँ, तो मेरे को ना अब किसी के एक चीज के साथ रिलेट नहीं कर पाता हूँ. ओके, मैं सिर्फ रिलेट करता हूँ कॉन्टिन्यूटी से. आप कंसिस्टेंसी, स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, तो सब सीख जाओगे. तो अब मेरे जैसा बंदा 42-3 इयर्स की एज में ये चीज़ें सीखनी शुरू करता है, और आज मैं टेक्निकली थोड़ा सा साउंड भी हूँ इसमें, मतलब मुझे AI भी यूज़ करना आ गया है, मुझे सब कुछ आ गया. तो जस्ट स्टार्ट, बी कंसिस्टेंट, और किसी एक चीज़ के साथ मत जुड़ो, चलते रहो. सो आप कहना चाहते हो कि जो लर्निंग है वो मल्टी डायमेंशनल है. यस. सिर्फ एक चैनल, एक कोर्स या उससे बात नहीं बनेगी. यू हैव टू स्टिल फिगर आउट फॉर योरसेल्फ, यस, सी मल्टीपल थिंग्स एंड एग्जीक्यूट मोर कंसिस्टेंटली. एग्जैक्टली. ठीक है. तो मतलब जब ऑटोमेशन हम करने के लिए सोचते हैं ना, तो ऑटोमेशन में सबसे बड़ी जो एक एबिलिटी जो होती है ना हमारी, वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. ठीक है. अगर वो आपके पास आ गई ना, भी सोल्यूशन कैसे बनाना है किसी का, तो आप हर टूल में कामयाब हो. It is not about the tool, it is about the ability to understand a problem, यस, and then solve a problem, or maybe just think कि यार ये प्रोसेस ऑलरेडी है, अच्छा है, बट इसको बेटर कैसे बनाया जाए. कितना डीपली आप उसके साथ कितना डीपली आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, तो दैट इज द थिंग. एंड आई बिलीव कि जो हमारे जैसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस से आते हैं, वो ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं इन चीज़ों को दुनिया में. एंड जब हम किसी को एग्जांपल देते हैं तो वो समझता बहुत जल्दी है हमारी वजह से. क्योंकि जो आज का बच्चा है ना, उसने वो नहीं देखा कि मैनुअली क्या हो रहा था. जैसे आज सुबह हम बात कर रहे थे विद द फाउंडर ऑफ मलुका आईएएस. अच्छा जी. एंड ही सर जब हमने स्टार्ट किया था तो रात को 12 बजे तक तो हम फ्लेक्स बोर्ड्स लगा के आते थे शहर में. उसके बाद सुबह 4 बजे न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स डालते थे. फिर 6 बजे सो के 8 बजे फिर क्लास कोचिंग स्टार्ट करते थे. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड मलुका आईएएस बिल्कुल इन 2016. सो वो चीज़ इस नई जनरेशन ने नहीं देखी है, वो स्ट्रगल नहीं देखी. करेक्ट. जब तक वो स्ट्रगल नहीं देखा तो उन्हें इस ऑटोमेशन का जो मिठास है ना वो भी नहीं पता. उनको ना बचपन से ही मतलब कह लो जमने ही मिल जाती है ना चीज़. पंजाबी च अगर कहते हैं भी जमदे ही इन्हों मिल गया, तो दे हैव AI इन देयर फोन्स. या तो वो बचपन से ही मिल गई, तो उनको लगता भी ये चीज़ें आसान है इतनी. द इंग्लिश टर्म इज बोर्न ऑन इंटरनेट. एग्जैक्टली. दे आर डाउनलोडेड. ठीक है. सो हम सबसे पहले आते हैं सर, एक एप्लीकेशन है, हमारा खुद का प्रॉब्लम है, वो आप बताना कि हम कैसे सॉल्व करें. सो हमारे पास
बिकॉज मेरा कंटेंट बहुत सॉलिड चलता है, लिंक्डइन पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, 8-10 हज़ार फाउंडर्स का कम्युनिटी भी है सक्सेस ब्रू अभी, तो हमारे पास लीड्स की कभी कमी नहीं होती। वेरी और ये सोचो कि ये इतना ऑटोमेशन पे है कि मुझे आज तक कभी कोल्ड आउटरीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या बात है। मैं कोल्ड आउटरीच करता हूँ जब मुझे दोस्त बनाना होता है क्या बात है। या मुझे कोई कोलैबोरेशन करना होता है ना। केस स्टडी इन इट। इट्स अ केस स्टडी इन इटसेल्फ, यस, राइट। लेकिन इसकी वजह से होता ही है कि हमारे पास ना, एंड बीइंग अ फुल स्टैक मार्केटिंग एजेंसी, हाँ। हमारे पास कभी एक तरह का प्रपोजल भेजने के लिए नहीं होता। किसी को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चाहिए, किसी को लिंक्डइन मैनेजमेंट चाहिए, किसी को पॉडकास्ट शूट का पूरा प्रपोजल चाहिए। तो आज अगर लीड आई है तो कल उससे कॉल होगा विच इज़ अ डिस्कवरी कॉल टू नोट डाउन द रिक्वायरमेंट, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड। मैं इसको इतनी जल्दी से ऑटोमेट नहीं कर सकता, राइट। लेकिन ये सारे प्रोसेस में क्या होता है, प्रपोजल भेजने में 10 दिन लग जाते हैं। कभी कभी हम प्रपोजल भूल जाते हैं, बड़े आराम से कि भेजना भी है हम भूल जाते हैं। सही बात। अगर कस्टमर ने फॉलोअप नहीं किया तो हम भूल जाते हैं। यस, कभी कभी मुझे लगता है वो अच्छी बात भी है, अगर कस्टमर ने 3 बार फॉलोअप कर लिया है तो मतलब डेस्परेट है, क्लोज होगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहाँ पे आप भी यही प्रॉब्लम अगर अपनी कंपनी में फेस कर रहे थे एंड आपने इसको सॉल्व कैसे। मैं बहुत बहुत मतलब मेरी स्ट्रगल चल रही थी इसमें। मैं आपको सही बात बताऊं, बिफोर टूल का नाम ले लेता हूं, क्लाउड, ठीक है ना। क्लाउड से पहले क्या हो रहा था, अभी हम प्रपोजल्स जैसे आपने बताया, मैं 3 दिन ले लेता था उसको टेक्निकली पहले तो समझने में, फिर मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, फिर उसको मैं प्रपोजल की शेप में राइट डाउन कैसे करूँगा, अभी फाउंडर को समझ में आ जाए, ठीक है। और मैंने मतलब 3 से 4 दिन बड़े आराम से मेरे को प्रपोजल बनाने में लगते, फिर मैं ईमेल सेंड करता, ठीक है ना। फिर मैं जाके कस्टमर को कॉल करता है, सर मैंने प्रपोजल भेजा है, आई वुड लाइक टू डिस्कस इट विद यू। कई बार मैंने ऐसे भी करके देखा भी, प्रपोजल मैं मीटिंग में ही दूंगा, सो दैट पहले उसको ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो भी मेरे साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि मुझे क्लोजर में दिक्कत ना आए, मेरा मतलब ड्रॉपिंग ना हो लीड की। बट सारी की सारी लीड्स ड्रॉप हुई, मतलब छोटे प्रपोजल्स, बड़े प्रपोजल्स, तकरीबन सभी ड्रॉप हो रहे थे। एंड आई वाज रियली नॉट अंडरस्टैंडिंग भी हो क्या रहा है, कि क्या मेरे प्रपोजल सही नहीं है, क्या मैं ओवर कोट कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था, मैं कुछ ओवर कोट कर रहा हूँ, सेल्फ डाउट होना स्टार्ट होता है जब ऐसे रेगुलर चलता है। हाँ। तो मैं ये प्रपोजल ना एक बार अपने मेंटर के पास लेके गया, ये मेरे ख्याल लास्ट ईयर की बात है। तो उसने बोला ये प्रपोजल दिखाओ खोल के। उसने प्रपोजल खोल के ना सारा स्क्रॉल किया, 10-12 पेज थे उसमें। वो कहता मैं तो नहीं पढ़ूंगा ये, हाँ, मेरे को ये प्रपोजल आएगा तो मैं तो नहीं पढ़ूंगा। वहां से मुझे समझ में आया तो ये तो कस्टमर पढ़ ही नहीं रहा है, पढ़ ही नहीं रहा, वो पढ़ ही नहीं रहा, तो मेरा प्रपोजल वो कंसिडर कैसे करेगा। अग्री और डिसएग्री तो बहुत दूर की बात है, उसको तो पढ़ी। एक तो चक्कर क्या है, जो आपने शायद इतना सारे रिसर्च किया, हाँ वो उसका बैक ऑफ द माइंड है ही नहीं, हाँ, तो उसको जो पढ़ भी लेगा तो समझ नहीं आया। उसको समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, हाउ डू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर लाइफ में हमारे एआई है। फिर एक दिन ना हम बैठे थे, मैं और मेरा बेटा, तो हमने एक प्रपोजल बनाया, एंड हमारा दिल उस टाइम धक धक कर रहा था, क्योंकि हम एआई से बनवा रहे थे, एआई से डिस्कस कर रहे थे। और वो प्रपोजल मेरी लाइफ टाइम का आज तक की जितनी कोटेशंस दी हैं, काम नहीं किया, कोटेशंस दी हैं, उससे 3 गुना बड़ा था, ठीक है, ठीक है ना। फिर भी हमने एक करेज बनाई, मैं कहा यार प्रपोजल बनाते हैं, क्लाउड से बनवाते हैं। मेरे ख्याल हार्डली हमें 1 घंटा लगा डिस्कस कर करके प्रपोजल उसने बना के दे दिया। एंड जब वो प्रपोजल मेरे सामने आया ना, खुला, तो मुझे उसको रीड करके इतना इजी लगा। मैं कहा यार ये वाला प्रपोजल अगर कोई नहीं समझ पाएगा ना, तो इसका मतलब हम बिजनेस ही गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो हम शायद हमारे बिजनेस की नीड ही नहीं है किसी को। एंड वही हुआ, वो प्रपोजल जैसे ही मैंने क्लाइंट को भेजा, विद इन 3 मीटिंग्स वो डील क्लोज हुई, अरे वाह, एंड इट वाज 3 टाइम्स बिगर देन व्हाट आई कोटेड एनी टाइम इन द लाइफ इस बिजनेस में, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे एक अचानक से एक हमारे मतलब लाइफ की जर्नी में ही चेंजेस आनी शुरू होगी, बिकॉज हमने एक बार एक ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट क्लोज किया। हमने उनसे एक मीटिंग डिस्कस की, उनकी प्रॉब्लम समझी। हमने ना बैठे बैठे ही सोचा भी यार ये तो है ही है हमारे पास, हम क्या करते हैं, प्रपोजल तो बनाते ही हैं, इसके साथ एक ना उसको प्रोटोटाइप भी बना के दे देते हैं। उसने प्रोटोटाइप मांगा नहीं था, हाँ, ठीक है ना। उसने सिर्फ इतना बोला था भी हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे, आप प्रपोजल लेके आओ, ठीक है, ठीक है ना, इतनी बात कही थी। तो हमने एक प्रोटोटाइप बना लिया,
बैठे बैठे, एंड इट टुक 1 डे टू, मेरा आई थिंक 1.5 दिन लगा था। जितना उसके लिए ऑटोमेशन का प्रपोजल देना था, हाँ, उस ऑटोमेशन का एक कस्टम डेमो सिर्फ उसके लिए बना दिया हमने। क्योंकि हमने ना जो पहली मीटिंग हुई थी ना, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स थी, उसकी जो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स थी, उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको वो बार बार रिपीट कर रहा था ना, हमने वो चीज़ उठा ली। हमने बोलते भी इसका ना एक प्रोटोटाइप बना के दिखा देते भी हाउ इट विल रन। ओके, तो वो हमने बना के उसको जब उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया, एंड इट वाज लाइक भी वो इतना खुश भी, अंग्रेज कहता यार काम देना तो आपको ही देना। so basically for any freelancer today, यस, a marketing agency, IT service company agency, यस, कोई भी सर्विस में है, डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, कुछ भी है, अगर उसको एक कस्टमाइज प्रपोजल बनाना है यस, तो प्रपोजल भी बहुत अच्छे से बना सकता है। और अगर एक कस्टम डेमो बनाना है, एग्जैक्ट, माइक्रो डेमो, यस, जिससे कि कस्टमर रादर देन रीडिंग अ प्रपोजल वो फील कर पाए कि मेरा आउटपुट कैसा होगा। एग्जैक्टली यही चीज आप अगर दिखाने में कामयाब हो गए ना, तो आपके पास से कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। एंड इट गेव अस सो इनकरेजमेंट। अभी जब किसी के साथ जब ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं ना, एक बड़ा प्रोजेक्ट, तो हम उसका प्रोटोटाइप बना के लेके जाते हैं। वेरी नाइस। और ये जो आपने क्लाइंट क्लोज किया, दिस बिगेस्ट क्लाइंट, ये किस इंडस्ट्री में है एंड कितने बड़े साइज का क्लाइंट है ये? जो बिगेस्ट क्लाइंट क्लोज किया, ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, पंजाब में ही है, ठीक। एंड ऑलमोस्ट 20 लाख का प्रोजेक्ट है। कंपनी का साइज कितना है, टीम साइज उनका कितना है, कितने ऑपरेशन है वहाँ पे? 200 प्लस, आई थिंक 250 उनके एम्प्लॉयज हैं। ओके, और 100 प्लस करोड़ उनकी टर्न है। नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक एंड सीरियसली एनीबडी लाइक मी और यू रीचिंग आउट टू अ कंपनी लाइक दैट, यस, उस मालिक के पास फालतू टाइम नहीं है 17 पेज की पीपीटी पढ़ने का। ना हाँ, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था भी ये हो क्या रहा है। और मेरे बैक ऑफ द माइंड एक ही चीज चल रही थी, मैं ओवर कोट कर रहा हूँ और मेरी जो है कोटेशंस वो लगातार रिजेक्ट हो रही हैं, एंड आई वाज इन सच अ प्रेशर भी, ये अगले महीने मेरे पास काम नहीं आया ना, तो मैं क्या करूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब लोन भी नहीं मिल रहा है। अब आते हैं एग्जीक्यूशन फॉर फाउंडर्स एंड बिजनेस स्केलिंग, राइट? क्योंकि आई बिलीव हमारी बहुत सारी जनता है जो कि फाउंडर्स हैं, बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। सो एक बहुत सिंपल सवाल, पहले स्केल आया कि पहले सिस्टम आया? स्केल बिना सिस्टम के आ ही नहीं सकता। स्केल बिना सिस्टम के नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता है। ये मेरा मतलब एक जो कहते हैं ना भाई, एक दृढ़ बिलीफ है, 1000% बिलीफ है भी, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो नेवर नेवर एवर थिंक ऑफ स्केलिंग। ओके, नेवर नेवर। सो अगर आपका बिजनेस स्केल नहीं हो रहा है तो ये एक सिम्टम है, और इसका रूट कॉज है कि आपके यहाँ पे सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है। एंड मोस्टली एक ना एक माइंडसेट क्या होता है, फाउंडर माइंडसेट, वो चीज़ों को ना अपने हाथ से निकलने ही नहीं देना चाहता है। ओके, द बिगेस्ट, एक मैंने पीछे जो रिसेंटली एक बुक पढ़ी है, उसमें ये लिखा था, द बिगेस्ट एंड द कॉस्टलीस्ट, बिगेस्ट बॉटलनेक एंड द कॉस्टलीस्ट रिसोर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन इज यू। अब वो कैसे, काफ़ी आगे पढ़ा मैंने उसका। वो कहता है भी, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कॉस्टलीस्ट आप कैसे हो, क्योंकि आप चाहे सीईओ रख लो, चाहे जो मर्जी रख लो, जितनी आप उसको सैलरी दोगे ना, तो आप एटलीस्ट, आप चाहे बिजनेस से निकाल नहीं पा रहे हो, लेकिन आप अपने आप को अज्यूम उससे ऊपर ही करोगे। करेक्ट, ठीक है ना, यू विल बी ऑलवेज बी द कॉस्टलीस्ट। अगर आप आज किसी को 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो, तो आप अपने आप को 1.5-2 लाख से ऊपर ही रखोगे, 5 लाख तक रखोगे, जो भी रखोगे। करेक्ट, ठीक है ना, तो यू आर ऑलवेज बीइंग द कॉस्टलीस्ट रिसोर्स। अब वो बॉटलनेक भी होता है। अब बॉटलनेक कैसे होता है, बिगेस्ट बॉटलनेक, क्योंकि वो चाहता है भी हर चीज़ जो है ना वो मेरे से होकर निकले। वो सेंटर में बैठ जाता है हर एक डिपार्टमेंट के, और वो चाहता है भी इधर से उधर मूव हो चीज़, तब भी मेरे से होके जाए, इधर से उधर मूव हो तब भी मेरे से होके जाए। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक सिस्टम बनाने के लिए, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो चाहे स्टार्टअप हो, यस, फाउंडर को एक माइंडसेट बना लेना चाहिए कि मैं अलग हूँ और बिजनेस अलग है। एग्जैक्टली। बिजनेस मेरे बिना चले तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, मैं रिडेंडेंट नहीं हूँ, बट मैंने एक ऐसी वैल्यू एंटिटी क्रिएट कर दी है हाँ, जो अपने आप को ग्रो कर सकती है। एग्जैक्टली। आप देखोगे ना, अगर बिजनेस, अगर आप एक्चुअली इट इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी, और इन लॉ मतलब इंडियन लॉ भी, आप किसी भी लॉ को ले लो, तो बिजनेस एक सेपरेट आइडेंटिटी है। वो अपनी अर्निंग कर रहा है, अपना प्रॉफिट कर रहा है, अपना इनकम टैक्स पे करेगा। ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे, इवन इफ यू आर नॉट इवन टेकिंग द सैलरी टुडे,
लेकिन बिजनेस के ऊपर जितनी आप अपनी सैलरी अज्यूम कर रहे हो, मान लो आज आप सोच रहे हो भी मेरी 1 लाख सैलरी आज होनी चाहिए मेरे बिजनेस से, एंड यू आर नॉट टेकिंग दैट, तो इसका मतलब ये नहीं है भी आप फ्री में हो। करेक्ट, वो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी खड़ी हो रही है। करेक्ट, बिजनेस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके ऊपर वो अगर आप 12 लाख रुपए साल का डेट चढ़ गया है, करेक्ट, जो आपको देना था वो दे नहीं पाया, करेक्ट, तो इट इज ऑलवेज भी वो आप कॉस्टलीस्ट रहोगे। करेक्ट, और बॉटलनेक आप अगर बन के रह रहे हो बिजनेस में तो यू विल नेवर ग्रो। अब उसका तरीका क्या है भी, एक लाइन ऑफ प्रोसेस है। पहले बात तो सेंटर में से हट जाओ और फिर देखो भी चीजें मूव हो पाती हैं कि नहीं हो पाती, ठीक है ना। वो होता ही तभी है जब आप सिस्टम्स और प्रोसेसेस डालते हैं, ठीक है ना। वो एक सिस्टम, एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ ये चीज़ चलनी चाहिए, यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पर एंड पॉइंट होगी। और अगर आपने बीच में उस चीज़ में अपने आप को रख लिया तो समझ लो वो कभी बन नहीं पाएगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जब तक मैं बीच में हूँ या कोई भी फाउंडर जब तक उस प्रोसेस के बीच में है, हाँ, तो पूरा प्रोसेस फाउंडर डिपेंडेंट है एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं। और तो अगर टीम विल बी योर शैडो टीम। टीम विल बी अ शैडो, हाँ, तो वो उसको यही लगेगा भी फाउंडर को दिखाए बिना ये काम होगा नहीं। तो बेसिकली आप कह रहे हो वी शुड कीप सिस्टम इन द सेंटर, यस, द टीम इज द ऑपरेटर यस, एंड द फाउंडर इज द मेंटोर टू बिल्ड दैट सिस्टम। मेंटोर या उसके ऊपर जो कैमरा, एक गाइडिंग लाइट, लाइक हाँ, जिसको हम बर्ड आई व्यू बोलते हैं, व्यू, हाँ, यस, है ना, कि देखता रहे, कहीं गड़बड़ लगे तो सिर्फ करेक्ट कर दे। तो मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं रिसेंटली किसी के सिस्टम के ऊपर काम कर रहा था, तो मुझे फाउंडर ने स्टार्टिंग में बोला भी ओके, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहाँ पर ना 5 लाख रुपए से नीचे वाले जितने भी अप्रूवल हैं वो मेरा सीईओ करेगा, 5 लाख से ऊपर जो अप्रूवल्स होंगे वो मैं करूँगा। ठीक है। हफ्ते बाद मुझे फ़ोन आ जाता है भी विपिन जी ऐसे करो, आप ना 5 लाख की बजाय 10 लाख कर लो। तो भाई 10 लाख से नीचे वो करता रहे, कोई बात नहीं। अभी थोड़े दिन पहले ही उनका फिर फ़ोन आ गया, कहते यार मुझे ना अप्रूवल से हटा ही दो। अब ये वाला माइंडसेट चाहिए। अब वो ये नहीं है भी वो सिस्टम से बाहर हो गए हैं और उनको अपनी बिजनेस की फिक्र नहीं है। नाउ ही जस्ट वांट टू ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव। उनके पास सिस्टम का एक्सेस है, उनको सिस्टम के ऊपर इतना विश्वास हो गया है भी वो कंपनी में अथॉरिटी दे दी। अब देखो किसी सीईओ के लिए, अब ये इसका रिपल इफेक्ट भी होते देखा मैंने। सीईओ को जब 5 लाख से 10 लाख की अथॉरिटी मिली, उसको लगा भी मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है, एंड जब वो अप्रूवल बिल्कुल हट गया तो वो और भी ट्रस्ट बढ़ गया, ठीक है ना। वो चीज़ आगे उन्होंने आगे पास आउट की। अच्छा, उन्होंने मुझे आगे बोला भी एक काम करो, मुझे ये वाले अप्रूवल्स नहीं देने, ये अपना सीनियर मैनेजर्स खुद ही अप्रूव करेंगे। हाँ, सो एक बिहेवियर है, वो डाउन फ्लो भी होता है ना। यस, यस, ठीक है। सो बहुत प्यारी एग्जांपल्स आपने दिए हैं जिसमें हमारा काफी कुछ कवर हो गया, जी, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट ये एग्जांपल्स के बीच में ना वो सब कवर हो गए हमारे, राइट। तो थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, फिर हम कंक्लूड करते हैं, उसके बाद हम आएंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस पे, विच आर वेरी क्विक। सो हमने आज ये पूरे सिस्टम में ये समझा, सबसे पहले एक बिजनेस को एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है। अगर वो क्लैरिटी एक बार मिल गया है तो वो अपने हर ऑपरेशन को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चाहे नोट कर सकता है। यस, उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हर प्रोसेस में कुछ डेटा कलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल, वो डेटा के बारे में जान सकता है। जी, उसके बाद ज़ोहो वन जैसे एक सिस्टम में उस सारे डेटा को फीड कर सकता है। बिल्कुल, अगर उसे खुद नहीं आता है तो आपकी मदद ले सकता है, बिल्कुल, राइट। और इफ द पर्सन इज नॉट लोकली अवेलेबल, फाइंड अ लोकल एनी ऑटोमेशन एजेंसी और अ ज़ोहो पार्टनर, उसके पास जा सकता है। या फिर ज़ोहो की जगह उसको लगता है कि ठीक है मेरा काम कोई छोटे से टूल से हो सकता है या किसी कस्टम एआई टूल से हो सकता है, बिल्कुल, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, सारा डेटा उसमें डाल सकता है। एआई इंटेलिजेंस है तो डेटा यूज करके बताएगा कि आप और बेटर कैसे कर सकते हो। एग्जैक्टली, एंड देन उसको अपने आप को उस सिस्टम से बाहर निकालना है। यस, ये देखना है कि सिस्टम अपने आप काम कर पा रहा है कि नहीं। यस, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। अगर वो अपने आप काम कर पा रहा है तो सिस्टम का एक नेचर है कि वो ग्रो करेगा। एग्जैक्टली, इट विल हेल्प यू ग्रो, इट विल गिव यू एनफ टाइम टू ग्रो, यस, राइट। यस, एंड एज अ बिजनेस ओनर आपको सोचने का समय देगा कि आपका नेक्स्ट लेवल क्या है। क्योंकि आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बिजनेसमैन के पास सोचने का ही टाइम नहीं है। एग्जैक्टली, फायर फाइटिंग में लगा हुआ है। ही इज नॉट थिंकिंग R&D, ही इज नॉट थिंकिंग टीम ट्रेनिंग, ही इज नॉट थिंकिंग न्यू हायरिंग, और ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट अ न्यू बिजनेस और अ इन्वेस्टमेंट और अ न्यू प्रोडक्ट। तो बिजनेस सिस्टम और ऑटोमेशन बनाने से आपको वो टाइम
is the most expensive thing that you end up buying. एग्जैक्टली So विपिन जी, ये सारा हमने कवर कर लिया. Now there are some rapid fires which will be very very helpful. यस यस. One automation every founder should do at day one. लीड मैनेजमेंट. Lead management. हाँ, काम नहीं आएगा, धंधा नहीं आएगा तो आगे क्या करोगे? सही बात है. One tool जिसके बिना आपकी जिंदगी अभी रुक जाएगी. मैं तो बोलूँगा क्लाउड. Claude. ठीक है. What is the biggest myth about automation? सबसे बड़ी जो मिथ है ना वो यही है, अभी अब एआई आ गया तो एआई काम करेगा, मुझे करना ही कुछ नहीं. ठीक है ना. मैं एक रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट किया, तो जब मेरी फाउंडर के साथ मीटिंग शुरू हुई ना, तो शुरू होते ही बस सच मतलब एग्रेशन में था, वो एंग्री था. उसने ये बोला मुझे, भाई यू आर गोइंग टू वर्क फॉर मी, यू आर गोइंग टू रिप्लेस ऑल माई एम्प्लॉयज विद एआई. हाउ मेनी मंथ्स विल टेक? मैं कहा इट विल नेवर हैपन. मतलब वो थोड़ा सा और हो गया, भी कहता भाई. मैं कहा सर इसके ना, इंग्लिश में बोला ऑब्वियसली उस टाइम पे, भी इसके देखने का ना दो नज़रिए हैं. भी आप या तो जो जितनी आपकी टीम है एआई की हेल्प से मेरे से उनको एफिशिएंट कर लो. आज आप एंग्री हो, एग्रेशन में हो, इसलिए हो क्योंकि आपकी टीम इनएफिशिएंट है. करेक्ट. अभी आपने जितनी मेरे को प्रॉब्लम्स बताई, दीज आर इनएफिशिएंट प्रॉब्लम्स, इनएफिशिएंसी प्रॉब्लम्स. तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम एफिशिएंट नहीं है. करेक्ट. वंस दिस बिकम सिस्टम वंस दिस बिकम सिस्टम एफिशिएंट, तो आपके एम्प्लॉयज भी एफिशिएंट हो जाएंगे. फिर आपके उनके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा. करेक्ट. फिर एआई रोल प्ले करेगा आपको स्केल करने में उसी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से. करेक्ट. हाँ, सो मैंने अभी कहीं पे पढ़ रहा था मैं कि क्या एआई जॉब्स खा जाएगा या कुछ करेगा, तो किसी ने बहुत अच्छे से यही बताया. एग्जैक्टली. AI will eat jobs of inefficient people. एग्जैक्टली. If you are an efficient person with AI and you take ownership of growth, you will never be replaced because उसके बिना तो कंपनी नहीं चलती है. देखो हर जनरेशन में ना एक चीज़ ऐसी हुई है. अब मेरे पेरेंट्स की जनरेशन में मशीन्स आई. Yes. ठीक है ना. उसके पहले वॉशिंग मशीन्स भी नहीं होती थी, वो हाथ से कपड़े धोते थे. तो उनके पास यही ऑटोमेशन थी, भी मशीन आ गई. ठीक है ना. मशीन अब कपड़े धोएगी. तो सबको ये लगता था भी अगर मशीन कपड़े धोएगी तो हम क्या करेंगे. मेरी मॉम ने ना पिछले साल मैंने उनको ज़बरदस्ती ऑटोमेटिक मशीन दिलवाई है, वॉशिंग मशीन. ठीक है. एंड वो ना उसको भी मैनुअली यूज़ कर रही थी. तो एक दिन मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कपड़े डालो, इसको बंद करो और ये 1 बटन 2 बटन 3 बटन बस. कहती फिर ये 1 घंटा ऐसे हिलती रहेगी, मैं क्या करूँ. तो काम मैंने कहा आप आराम कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये अपना काम कर लेगी. सो आई थिंक वो जो माइंडसेट शिफ्ट है ना, हाँ, वो ज़्यादा मुश्किल है. सालों उसमें निकल जाते हैं. हाँ, हमारी जनरेशन में कंप्यूटर्स आए. यस. उस टाइम पे भी यही था, भी कंप्यूटर्स काम करेंगे, इंसान तो काम ही नहीं करेंगे. जब कैलकुलेटर्स लॉन्च हुए तो मैथ्स के टीचर्स ने स्ट्राइक कर दी थी. हाँ, आज हर इंसान के पास कंप्यूटर है. करेक्ट. ठीक है ना. काम किसी का खत्म नहीं हुआ. ऐसे ही एआई के से काम किसी का नहीं खत्म होने वाला है. रोल्स चेंज होंगे, हमारे काम करने के तरीके चेंज हो. ठीक है. वन स्किल जो अगले 5 साल डोमिनेट करेगी, ह्यूमन इंटेलिजेंस. human intelligence. Exactly. Okay, so in the age of AI, Yes. humanity will be the USP. Yes. Also, one mistake founder makes while scaling. Speed. ज़्यादा होती है कम होती है? ज़्यादा स्पीड होती है स्केलिंग करते हुए. Yes. जिसकी वजह से सिस्टम नहीं बन पाता. Yes. Awesome. बड़े धीरे धीरे आप पहले सिस्टम बनाओ, फिर उसके बाद स्केल करो. तो बेसिकली सिस्टम स्ट्रांग होगा तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी. एग्जैक्टली. स्पीड से स्केल करोगे तो सिस्टम की उतनी ही वीकनेस आ जाएगी. अभी आप आईपीएल के मैच देख रहे हो, T20 है ना. नहीं, मैं नहीं देखता आईपीएल. चलो मैं देखता हूँ रोज. हाँ. अब उसमें क्या होता है, अभी अब किसी भी क्रिकेट मैच में ना, अब बैट्समैन ऑलवेज स्टार्ट स्लो. आजकल तो वैसे ये चीजें भी उल्टी हो गई हैं. बस पहली बॉल सिक्सर. अभी तो टाइम ही नहीं है उतना, 50 ओवर ही नहीं है. हाँ चलो, फिर T20 की बात छोड़ दो. अगर 50 ओवर का भी मैच लेने तो बैट्समैन स्टार्ट स्लोली, बिल्ड द इनिंग्स. तो फिर एंड ऑफ द इनिंग्स वो इतना एग्रेसिव हिटिंग करता है, तो वहां से उसकी स्पीड बन जाती है. करेक्ट. तो वो मतलब अपने लिए एक सिस्टम बना रहा होता है उस टाइम पे, टू स्टे ऑन द क्रीज. स्टे ऑन द क्रीज. बॉलर को डर लगेगा बहुत देर खड़ा हुआ है तो. यस. वो सिस्टम बना रहा होता है. क्रीज पे खड़े होने के टाइम भी मेरा अब ये सिस्टम बन गया है, अब मुझे बॉल नहीं नजर आएगी, मुझे फुटबॉल नजर आएगी. करेक्ट. ठीक है ना. तो जब वो फुटबॉल नजर आती है तब स्पीड आती है. ओके, गुड. यस. बिल्ड अ टीम फर्स्ट और बिल्ड अ सिस्टम फर्स्ट? एनी टाइम सिस्टम्स. देखो मैं भी अभी अपने प्रिंटिंग प्रेस में ना ये गलती करता था. मैं सोचता था कि मैं किसी को हायर कर लूँगा तो वहाँ पर मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी.
बट कभी नहीं हुई। ओके। ठीक है ना, उल्टा वो एम्प्लॉय मेरे लिए एक और प्रॉब्लम लेके आ जाता था। तो ऐसा मेरे पास होता था, मैं कहता यार मेरे पास 4 पहले थी, 5वीं तू आ गया। ठीक है ना, तो एक्चुअली वो मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आती थी चीज़ें। ये अब मैं जाके ये चीज़ें रिलेट कर पाता हूँ, समझ में करता हूँ, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय को हायर करने से पहले कभी उसके लिए प्रोसेस बनाया ही नहीं। सो बेसिकली प्रोसेस वो है जो आपके पास हमेशा रहेगा। यस। एम्प्लॉय जो है वो एक प्लग एंड प्ले सिस्टम है, वो आएगा और चला जाएगा कभी ना कभी। सो अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो मैं किसी को भी लाके वहाँ फिट कर सकता हूँ। ये जो बीमारी है ना चर्निंग की, आप रोज सुनते हो भी, एट्रिशन बहुत है जी हमारी इंडस्ट्री में। ये एक्चुअली एट्रिशन का सबसे बड़ा कारण यही है भी, जब वो एम्प्लॉय ज्वाइन करता है ना कंपनी में, चाहे उसको आप हाई सैलरी लेके आ रहे हो, लेकिन वहाँ जब वो क्योस देखता है ना, तो वो वहाँ से भाग लेता है, क्योंकि वो क्योस उसका नहीं है, क्योस आपका है। क्योस आपका है, तो वो हमें समझ में नहीं आता। आपके क्योस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। यस। अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, लेट्स से 2 करोड़ सालाना से लेके 10 करोड़ सालाना तक का बिजनेस है, ऑटोमेट करना चाहता है, लेकिन हर तरफ से फंसा हुआ है, मेंटली, इमोशनली, और उसको एक फियर है कि कैसे रहेगा ऑटोमेशन मेरे लिए, कैसे प्ले करेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली बिजनेस है, तो बेटा ऑटोमेट करना चाहता है बट पापा अटके हुए हैं मेंटली कि भाई नहीं, मेरी पर्ची आनी चाहिए। होता है। तो जब मैंने अपने फादर को, मेरे भाई ने क्या किया, मेरे भाई ने ऑनलाइन बैंकिंग सेटअप किया, सब कुछ लाके हमने सब सेटअप कर दिया ऑनलाइन बैंकिंग। एंड मेरे पापा ने बोला कि यार मेरे पास वो पर्ची नहीं आएगी क्योंकि एनईएफटी करते हैं तो भी स्लिप आता है, सबूत ही नहीं, कैश जमा कराया तो भी स्लिप आता है। कहते हैं मेरे पास पर्ची नहीं आएगी, तुम पूरा दिन बैठ के ओटीपी मांगते रहोगे। तो उनको ना 2 महीना लगा वो डाइजेस्ट करने में, बिकॉज अब हम 2 लोग खड़े थे। तो वो फाइट भी नहीं कर पाए। फिर एक दिन संडे को पकौड़े खाते हुए बोलते हैं, सौरभ आज ट्रांजैक्शन हो सकता है? इनका हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। एंड देन ही टुक आउट अ लिस्ट ऑफ 7 ट्रांजैक्शंस ही नीडेड टू डू दैट डे ऑन अ संडे इवनिंग। क्या बात। एंड फिर पहली बार मैंने उनके सामने बैठ कर ट्रांजैक्शन किया। उनका डर पता है क्या था, कि हर बार ट्रांजैक्शन करते हुए तुम एक अकाउंट नंबर डालोगे, पैसा गलत जगह चला गया तो। लेकिन मैंने उन्हें यही समझाया कि अकाउंट नंबर एक ही बार फिक्स होता है, हम 100 रुपये डाल के चेक कर लेंगे। तो उनका पता है फिर से थोड़ा एंगर मोड ऐसे, अब मैं लोगों से फोन करके पूछूंगा 100 रुपये आए कि नहीं। मैंने कहा लेकिन एक ही बार पूछा, एक ही बार, उसके बाद तो वो फिक्स हो गया, अब वो सही जगह ही जाएंगे पैसे, राइट। तो ऐसा अगर कोई अरेंजमेंट कहीं फंसा हुआ हो और वो इस पॉडकास्ट को भी सुन रहा है, तो पहले तो आपसे कनेक्ट कैसे कर ले। मैं तो हमेशा यही बोलूंगा कि अगर एक 22 साल का बेटा है और 60 साल के पिताजी हैं, तो वो 45 साल के विपिन जी को बीच में डाल ले तो बहुत अच्छा रहेगा। 50 साल, अब मैं 50। हाँ चलो, है ना। तो एक ना एज गैप फिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये जो बेटा है ये सस्टेन नहीं है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है अभी जी, तो पिताजी वैसे भी नहीं सुनेंगे। तो किसी को पहले तो बीच में डाल ले, ये मैंने हर जगह किया है। बिल्कुल राइट। टुडे आई हैव बिकमिंग दैट सेंटर पार्ट आल्सो फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, राइट। अब इनको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, लाइक स्लोली। इनका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए ऑटोमेट करने के लिए, ताकि डर ना लगे और कर पाए धीरे धीरे? देखो सबसे पहले ना, जहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है ना, वहाँ पर मैं इनको ना पहले तो लाइव एग्जांपल्स देता हूँ भी, ये देखो भी ये इस बिजनेस में ऐसे था और ऐसे हो गया। ठीक है ना, तो सिस्टम से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो कई बार इनफैक्ट मैंने एक बार ऐसा भी किया है भी, फाउंडर को मैं अपने कस्टमर के पास ले गया। ठीक है, मैं कहा भी ये सामने बैठे हैं, इनसे बात कर लो। लाइव एग्जाम्पल दिखा दिया, और अगले ने जब बात की, कॉन्फिडेंस आया, तो उनको वो चीज़ें समझ में आ गई भी, ठीक है हाउ इजी द थिंग्स आर गोइंग। तो आई थिंक इनको ये करना चाहिए सबसे पहला स्टेप, कि जो बिजनेस ऑटोमेटेड चल रहा है वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए फाउंडर के साथ। यस। और सिस्टम को समझना चाहिए और अपने सवालों के जवाब ले लेने चाहिए। हाँ, एक और भी चीज़ है इसमें। मैं कभी भी ना किसी का जब ऑटोमेट करता हूँ ना सिस्टम, तो प्रोसेस को चेंज नहीं करता हूँ। हाँ, हमारे काम प्रोसेस चेंज करना है, ऑटोमेट करना है। यस, मैं प्रोसेस को चेंज नहीं कर रहा हूँ, प्रोसेस को फास्ट करूंगा, प्रोसेस को इजी करूंगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर एक वो उनका डर पहले ही खत्म हो जाता भी, यार ये प्रोसेस जब चेंज होगा ना, एक्चुअली उनका डर ये नहीं होता भी मेरे बिजनेस में क्या हो जाएगा, उनका डर ये होता है भी क्या मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आगे अडेप्ट कर पाएंगे।
हाँ, असली डर उनका यही होता है अभी। Adaptability and acceptability is a major problem in a team because founder तो बहुत कुछ चाहता है, जो Yes. 30 लोग और बैठे हैं वो करेंगे या ना, हाँ, जो 22 साल का यंग फाउंडर है वो तो दुनिया चेंज करना की सोच रहा होता है तो रात को कर देगा चेंज। हाँ, तो लेकिन जो फादर होता है उसको ये होता भी यार मेरे तो मुनीम जी भाग जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, तो ऐसा ये कैसा ये चलेगा, बात भी ठीक है। ठीक है ना। लेकिन इसको प्रोसेस को इतना सेटल करता हूँ, इतना इजी करता हूँ, मैं कहता हूँ भी जो चीज़ मैं 3 महीने में कर सकता हूँ ना, आपके लिए मैं 6 महीने में करूँगा। लेट इट बी स्लो। लेट इट बी स्लो। एक्चुअली में जो Yes. चेंज है हाँ, वो थोड़ा स्लो रहे तो अच्छा है, यस फिर आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, एक विन मिलेगी, यस। एंड यू विल गेट अ किक टू मेक इट फास्ट। और एम्प्लॉयज को जब विन मिलनी शुरू होती है ना, तो फिर वही इस सिस्टम के ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं। यस, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। दिस हैज बीन अ वंडरफुल लर्निंग अबाउट द सिस्टम प्रोसेसेस, ऑटोमेशन एंड एआई। ठीक है, so we will release this episode maybe within 4 weeks time and take it to the world, and I pray again this reaches to 1 million people because I belong to a family like that which is still not automated the processes and they have a lot of fear. मेरे से मिलवा दो। बिल्कुल बिल्कुल आपसे मिलवाएंगे। I am also glad to be part of this success brew story। तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, कम्युनिटी के लिए कर रहे हो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो भी मुझे ये करके ये मिलेगा, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। Thank you so much.